है ना। तो वेव फ्रंट लोकस ऑफ ऑल एडजेसेंट पॉइंट्स एट विच फेज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द वेव इज सेम। यदि सरल शब्दों में बोले तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, उसको हम लोग वेव फ्रंट बोलेंगे। तो जैसे काम वाटर में यदि हम एक छोटा सा पेबल डालें तो हमें सर्कुलर वेव्स दिखती हैं, तो जो सर्कुलर वेव्स हैं वो एक्चुअली वेव फ्रंट्स हैं। एक सर्कल पे सारे पॉइंट्स आइडेंटिकल मैनर में ऑसिलेट कर रहे हैं, सो दैट इज अ वेव फ्रंट। तो अलग अलग टाइप ऑफ सोर्सेज के लिए अलग अलग वेव फ्रंट्स रहेंगे। यदि पॉइंट या स्फेरिकल सोर्स की बात करें तो होमोजीनियस मीडियम में उनके लिए वेव फ्रंट्स कॉन्सेंट्रिक स्फीयर रहेंगे। पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स के सेंटर को सेंटर मानते हुए आर रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करें तो उन सरफेस पे सारे पॉइंट्स पे एग्जैक्ट सेम फेज होगी, वो सारे पॉइंट्स हमेशा सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे। वहां हमेशा या तो हमेशा कभी क्रेस्ट है कभी ट्रफ है, सब पे एक साथ होगा। तो पॉइंट या स्फेरिकल सोर्स के लिए होमोजीनियस मीडियम में वेव फ्रंट स्फेरिकल है। हमारा एक्सटेंडेड लाइन सोर्स है या सिलिंड्रिकल सोर्स है तो उसके लिए होमोजीनियस मीडियम में वेव फ्रंट्स कोएक्सियल सिलिंडर्स होंगे। और इन केस हमारे पास एक प्लेन एक्सटेंडेड सोर्स है तो होमोजीनियस मीडियम में उसके लिए जो वेव फ्रंट्स होंगे वो पैरेलल प्लेन्स होंगे। ओके तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स हो सकते हैं और पैरेलल प्लेन्स हो सकते हैं। गाइस यदि किसी स्फेरिकल वेव फ्रंट की रेडियस बहुत ज्यादा है क्योंकि हम पॉइंट सोर्स से फार अवे देख रहे हैं तो उस स्फेरिकल वेव फ्रंट का छोटा सा पोर्शन यदि हम इंटरसेप्ट करेंगे तो वो भी प्लेन वेव फ्रंट होगा। सो व्हेन अ स्फेरिकल वेव फ्रंट इज फार अवे, व्हेन अ स्फेरिकल वेव फ्रंट इज फार अवे फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, तो जैसे ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है ना, और इसकी रेडियस लगातार बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो यदि अब इसके छोटे से पोर्शन को इंटरसेप्ट करें दिस इज ऑलमोस्ट प्लेन, तो प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा। तो ऐसा स्फेरिकल वेव फ्रंट जिसकी रेडियस पॉइंट सोर्स से दूरी बहुत ज्यादा है, उस स्फेरिकल वेव फ्रंट के छोटे से पोर्शन को अपन इंटरसेप्ट करेंगे तो वो हमें प्लेन वेव फ्रंट देगा। तो वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल, स्फेरिकल सोर्स के लिए स्फेरिकल, और लाइन सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल सोर्स के लिए भी सिलिंड्रिकल, और प्लेन एक्सटेंडेड सोर्स के लिए भी हमारा प्लेनर वेव फ्रंट्स होंगे। बट इसके लिए मीडियम का होमोजीनियस होना मस्ट है। एक वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपस में सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे, है ना। एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट पे किसी रे के अलोंग, रे किसको बोलते हैं? जिस पाथ के अलोंग लाइट वेव या कोई और वेव ट्रैवल कर रही है, दैट इज रे। तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे हम किसी भी रे के अलोंग जाए, जो टाइम टेकन होगा वो सेम होगा, है ना। तो ये हम लोग वेव फ्रंट्स के बेसिक पॉइंट्स देख रहे हैं। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द वेव इज एट द सेम फेज, ऑल पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट आर एट द सेम पार्ट ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द साइकिल ऑफ देयर वाइब्रेशन। पॉइंट या स्फेरिकल सोर्स के लिए स्फेरिकल है, लाइन या सिलिंड्रिकल सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल है, और प्लेन एक्सटेंडेड सोर्स के लिए पैरेलल प्लेन्स है। बट इसके लिए मीडियम का होमोजीनियस होना मस्ट है। A ray is an imaginary line drawn in the direction in which the wave is traveling. Rays are perpendicular to the wavefronts and the time taken for the light to travel from one wavefront to another is the same for any ray. तो गाइस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, जो वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और जो वेव फ्रंट की सरफेस है वो हमेशा 90 डिग्री पर होंगे। वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और वेव फ्रंट्स हमेशा 90 डिग्री पर हैं। तो यदि हमें वेव के प्रोपेगेशन डायरेक्शन एक्स एक्सिस गिवन है कि एक्स के अलॉन्ग वेव प्रोपेगेट कर रही है, तो जो वेव फ्रंट्स हैं वो एक्स के नॉर्मल यानी कि वाईजेड प्लेन के पैरेलल प्लेन्स होंगे, यानी कि एक्स बराबर कांस्टेंट प्लेन होंगे। या वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेव ट्रैवल कर रही है तो उसके नॉर्मल प्लेन वाई बराबर कांस्टेंट होगा। या जेड एक्सिस के अलॉन्ग वेव ट्रैवल कर रही है तो उसके नॉर्मल प्लेन जो होगा वो जेड बराबर कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से हमारे वेव फ्रंट्स और वेव के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा कि वेव के प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है वो वेव फ्रंट्स के नॉर्मल होगी। गाइस हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो पहले हम जानते हैं कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट का पार्टिकल नेचर भी है और लाइट का वेव नेचर भी है, तो वी से लाइट हैज ड्यूअल नेचर। कुछ फिनोमेनाज में हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाएंगे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ये ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनको हम लोग केवल पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वही हमारा इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये तीनों इफेक्ट्स ऐसे हैं जो कि वेव नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये हम लोग पार्टिकल नेचर से भी डिराइव कर सकते हैं और वेव नेचर से भी डिराइव करते हैं सकते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट स्ट्रिक्टली पार्टिकल नेचर, एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वेव नेचर, वेराज रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ओके तो अब हम लोग यहां पे नेक्स्ट देखते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल। वेव फ्रंट हम लोगों ने देखा, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है? हाइगन्स प्रिंसिपल एक्चुअली हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि मीडियम में वेव फ्रंट्स प्रोपेगेट कैसे करते हैं। तो हाइगन ने प्रपोज किया कि यदि हमारे पास कोई भी एक वेव फ्रंट है तो उस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेकेंडरी पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट की तरह एक्ट करेंगे। किसी एग्जिस्टिंग वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सेकेंडरी पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट की तरह एक्ट करेंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्फेरिकल वेव्स एमिट करेंगे जिनको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी वेवलेट जो है वो मीडियम में लाइट की स्पीड से प्रोपेगेट करेंगी और किसी लेटर इंस्टेंट पे इन सेकेंडरी वेव का, वेवलेट्स का यदि हम एनुलर प्लेन, टेंजेंट प्लेन बनाएंगे तो हमें वेव फ्रंट की नई लोकेशन, नया शेप प्रोवाइड करेगा। फिर से हमारे पास कोई वेव फ्रंट है, सपोज जैसे ऐसे हमारे पास एक वेव फ्रंट है, तो अब हाइगन ने प्रपोज किया कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस वेव फ्रंट पे वो सब सेकेंडरी पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट की तरह एक्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्फेरिकल वेव्स एमिट करेंगे। थर्ड, वो स्फेरिकल वेव्स मीडियम में लाइट की स्पीड से प्रोपेगेट करेंगी। फोर्थ, उन सेकेंडरी वेव्स का जो एनुलर प्लेन होगा, जो टेंजेंट प्लेन होगा, वो हमारा वेव फ्रंट की नई लोकेशन और शेप होगा। तो जैसे यहां पे हम लोगों ने 4 पॉइंट्स लगा दिए, अब यहां से इस तरह से ये सेकेंडरी वेव्स निकल रही है, इस पॉइंट सोर्स से निकली, ऐसे ही यहां पे इससे निकल रही है,
ऐसे ही हम लोग देखें तो निकल रही है, और इसी तरह से हम लोग देखें तो ऐसे निकल। तो अब इन सारी वेव्स का जो एनवलप प्लेन होगा, इन वेव्स का एनवलप प्लेन है, तो ये हमारा वेव फ्रंट नया हो जाएगा। पहला वाला वेव फ्रंट सपोज सिग्मा 1 था, अब ये वाला जो वेव फ्रंट है ये सिग्मा 2 हो गया। तो मीडियम होमोजीनियस है, तो एक्चुअली ये जितनी रेडियस है उतनी रेडियस इस वाले वेवफ्रंट, इस वाले स्फेरिकल वेवलेट की होगी, इतनी इसकी होगी, उतनी इसकी होगी। तो जो नया वेवफ्रंट बनेगा वो पुराने वाले वेवफ्रंट के पैरेलल बनेगा यदि मीडियम होमोजीनियस है। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट के शेप में ट्रैवल करेगा, स्फेरिकल शेप में ट्रैवल करेगा, सिलिंड्रिकल के शेप में ट्रैवल करेगा, पैरेलल प्लेन के शेप में ट्रैवल करेगा। बट यदि मीडियम होमोजीनियस नहीं है तो फिर अलग अलग डायरेक्शन में सेम टाइम पे रेडियस अलग अलग होगी। तो हम एनुलर प्लेन बनाएंगे तो जो नया प्लेन है वो पुराने वाले प्लेन के पैरेलल नहीं होगा, तो वेवफ्रंट का शेप चेंज हो जाएगा। तो हाइगन ने क्या बोला, हाइगन प्रिंसिपल में 4 पॉइंट्स हैं। पहला, किसी वेवफ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेकेंडरी पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट की तरह एक्ट कर रहे हैं। सेकंड, वो पॉइंट सोर्सेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्फेरिकल वेव्स एमिट कर रहे हैं जिनको सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। थर्ड, दीज सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोपेगेट in forward direction with speed of light in that medium. Fourth, the angular plane of these secondary wavelets gives the new location and shape of the wavefront. तो हाइगन्स प्रिंसिपल से हम वेवफ्रंट की नई लोकेशन और शेप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट इस तरह से यहाँ पे लिख के दिया है, और मैंने ये कंस्ट्रक्शन भी आपको अभी करके बताया था। ऐसे ये प्लेनर वेवफ्रंट है, तो प्लेनर वेवफ्रंट है तो यहाँ पे ये प्लेनर वेवफ्रंट है, तो अपने वो कंस्ट्रक्शन करना है। तो इस पर अपने 4 पॉइंट्स ले लिए, ये पहला पॉइंट लिया और इस तरह से मैंने स्फेरिकल वेवलेट दिखा दी। ऐसे मैंने ये सेकेंडरी लिया, सेकेंड पॉइंट लिया, और मैंने ऐसे एक थर्ड पॉइंट लिया। ओके, अब इन सब का जो एनवलप प्लेन है वो मेरी वेवफ्रंट की नई पोजीशन है। ये सिग्मा 2 है और ये सिग्मा 1 है। इन केस यहां मीडियम होमोजीनियस है तो इधर रेडियस और इधर रेडियस बराबर है, इसलिए सिग्मा 2 सिग्मा 1 के पैरेलल है। बट बाय द वे नीचे स्पीड ज्यादा होती तो ये वेवफ्रंट की रेडियस बड़ी, ये वेवलेट की रेडियस बड़ी हो जाती, इसकी थोड़ी छोटी होती, इसकी थोड़ी छोटी होती, तो हमारा वेवफ्रंट ऐसे टिल्ट हो जाता। या ऊपर स्पीड ज्यादा होती तो ग्रीन वाले वेवलेट की रेडियस ज्यादा होती, पर्पल वाले की थोड़ी कम होती, और ऑरेंज वाले की और कम होती, तो हमारा वेवफ्रंट ऐसे टिल्ट हो जाता। तो नया वेवफ्रंट पुराने वाले वेवफ्रंट के पैरेलल तभी होगा जबकि मीडियम होमोजीनियस है, अदरवाइज वेवफ्रंट का शेप चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये हम लोगों ने वेवफ्रंट कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो देखा। अब हम हाइगन्स प्रिंसिपल को यूज में लेके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन डिराइव कर सकते हैं। तो एज सच हमें केवल डायग्राम को रीड करके आना चाहिए कि डायग्राम को कैसे रीड करेंगे। तो डायग्राम को रीड करने के लिए देखिए पहला फिगर जैसे बना हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे साइड में कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ। ये हमारी इंटरफेस है और इस इंटरफेस पे सपोज ये एक वेवफ्रंट इंसिडेंट किया। गाइस मैं पहले ही बता चुका हूं वेवफ्रंट और रे के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। वेवफ्रंट और रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो जितना एंगल वेवफ्रंट इंटरफेस के साथ बनाएगा, जितना एंगल वेवफ्रंट इंटरफेस के साथ बनाएगा उतना ही एंगल रे जो है वो नॉर्मल के साथ बनाएगी। देखिए जैसे ये इंटरफेस है और ये वेवफ्रंट है, ये इधर ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो ये एंगल थीटा है। अब वेवफ्रंट पे नॉर्मल, ये हमारी रे हो गई वेवफ्रंट पे नॉर्मल, और इंटरफेस पे नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो ये एंगल थीटा, इधर 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया। तो हम कह रहे हैं एंगल ऑफ वेव फ्रंट विथ इंटरफेस एंड दैट ऑफ रे विथ नॉर्मल ऑन इंटरफेस आर सेम। जितना एंगल वेव फ्रंट इंटरफेस के साथ बनाएगा उतना ही एंगल रे इंटरफेस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसके साथ बनाएगी, है ना। तो रिफ्लेक्शन का कंस्ट्रक्शन कैसे, रिफ्लेक्शन कंस्ट्रक्शन के लिए हम एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक इंटरफेस है और उस इंटरफेस पे हमारा ये वेव फ्रंट इंसिडेंट किया, ये एंगल थीटा है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है। इस पॉइंट को ए बोलते हैं और इस पॉइंट को बी बोलते हैं। तो जैसे ए पॉइंट इंसिडेंट किया तो यहां से सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट हो जाएगी रिफ्लेक्ट होना, और बी पॉइंट अभी नीचे आएगा, बी पॉइंट ऐसे ट्रैवल करते हुए नीचे आएगा। यदि बी पॉइंट को सी पे पहुंचने में टाइम टी लग रहा है तो ये डिस्टेंस सी टी के बराबर हो जाएगा। बी पॉइंट को सी पे पहुंचने में टाइम टी लग रहा है तो ये डिस्टेंस सी टी, सी स्पीड ऑफ लाइट है। उतने टाइम में ये जो पॉइंट ए से सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट होगी वो हमारा सी टी रेडियस का ऐसे स्फेरिकल वेवफ्रंट बन जाएगी सी टी रेडियस का। ओके, और यहां से अब जस्ट नया वेवलेट स्टार्ट होगा, तो इन दोनों का एनवलप प्लेन बनाएंगे। तो इन दोनों का एनवलप प्लेन बनाएंगे तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट हो गया। एंड इट कैन बी प्रूव्ड कि ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, थीटा डैश बराबर थीटा, ये हम प्रूव कर सकते हैं।
तो बेसिकली मैं आपको जेईई मेंस बिटसेट और बाकी एग्जाम्स के लिए केवल फिगर को रीड करने पे एम्फेसिस दे रहा हूं कि आपको फिगर को रीड करना आना चाहिए। फिगर को रीड करना, देखो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, एरो इधर की तरफ बना हुआ है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, एरो ऊपर की तरफ बना हुआ है। इंसिडेंट वेव फ्रंट की जो नॉर्मल लाइन आ रही है वो रे है, इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के नॉर्मल जो लाइन जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है। जितना इंसिडेंट वेव फ्रंट इंटरफेस के साथ एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी इंटरफेस के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। तो इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो रहा है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट का इंटरफेस के साथ एंगल है, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का इंटरफेस के साथ एंगल है, विच इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों बराबर होने चाहिए। हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम बस फिगर को रीड करना सीख रहे हैं। ऐसे ही रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन में ये इंटरफेस है, इधर लाइट की स्पीड v1 है, इधर लाइट की स्पीड v2 है, और मान लीजिए ये एक वेव फ्रंट इंसिडेंट किया। हमें कैसे मालूम पड़ रहा है इंसिडेंट वेव फ्रंट है, क्योंकि एरो जो है वो इंटरफेस की तरफ आ रहा है, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और मान लीजिए ये एंगल θ1 है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो t बराबर 0 पे वेव फ्रंट इंसिडेंट किया, पॉइंट ए पे जस्ट इंटरफेस पे टच किया, पॉइंट बी अभी रास्ते में। पॉइंट बी को यदि इंटरफेस पे पहुंचने में टाइम t लग रहा है, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये v1 इंटू टी है। t बराबर 0 पे वेव फ्रंट का पॉइंट ए इंटरफेस पे पहुंच गया है, और टाइम t पे वेव फ्रंट का पॉइंट बी इंसिडेंट इंटरफेस पे पहुंच रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है bc, ये v1 t के बराबर है। तो उतने ही टाइम में जो हमारा यहां से वेवलेट स्टार्ट होगा वो v2t रेडियस का स्फीयर बन जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि v2 जो है वो v1 से छोटा है, यानी कि डेंस मीडियम में जा रही है, तो ये v2t रेडियस का स्फीयर बन गया। और यहां से वेवलेट जस्ट यहां से ये बी पॉइंट जस्ट पहुंचा है, और अभी वेवलेट स्टार्ट ही हो रही है। तो इन दोनों का एनवेलप प्लेन, ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया, और इधर ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, वापस से ये जो प्लेन वेव फ्रंट है इसका पॉइंट ए इंटरफेस पे पहुंचा t बराबर 0 पे, और टाइम t पे b पॉइंट इंटरफेस पे पहुंचा, तो टाइम t पे पहुंचा तो ये डिस्टेंस v1t हो गया। तो उतने टाइम में यहां से जो वेवलेट स्टार्ट हुई है वो v2t रेडियस का हेमिस्फीयर बन गई है। अब यहां पे जस्ट ये पॉइंट भी पहुंचा है और सेकेंडरी वेवलेट स्टार्ट हो रही है, इन दोनों का एनवेलप प्लेन बनाए, तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आ गया। अब हम प्रूव कर सकते हैं ये रेडियस है, ये एंगल 90 डिग्री। हम प्रूव कर सकते हैं कि sin θ1 अपॉन sin θ2 इज v1 अपॉन v2। तो आपको बस डायग्राम में देखो ये रीड करना है कि दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये डिस्टेंस v1t है और ये डिस्टेंस v2t है। एंड sin θ1 अपॉन sin θ2 इज v1 अपॉन v2 विच इज n2 अपॉन n1। तो ये डायग्राम बस हमें रीड करना आना चाहिए, इतना मैं एम्फेसिस कर रहा हूं, है ना। वापस से अपन पीछे आते हैं, तो देखिए ये मैंने डायग्राम्स यहां पे बना के दिए। ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है क्योंकि एरो ऊपर जा रहा है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जितना एंगल बना रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और इंसिडेंट वेव फ्रंट जितना एंगल बना रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। ऐसे यहां पे अपन देखें तो देखो ये जो है ए डैश ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और BC ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और θ2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। तो ये डिस्टेंस v1t और ये डिस्टेंस v2t, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बस ये हमें डायग्राम रीड करना आना चाहिए, इतना मेरा कहना है। क्वेश्चन जेईई मेंस बिटसेट सबके लिए पॉसिबल है। अब मीडियम में वेव फ्रंट प्रोपेगेट करते हैं, ये तो अपन ने हाइगन्स प्रिंसिपल से देखा। सपोज एक लेंस पे, एक प्रिज्म पे या एक मिरर पे वेव फ्रंट इंसिडेंट दे रखा है, तो हम ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे जज करें। तो गाइज हम क्या है, हम रेस से फेमिलियर है, रे ऑप्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा है और हम रेस से फेमिलियर है। तो यदि हमें इंसिडेंट वेव फ्रंट गिवन होगा तो हम उसके करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रेज बना लेंगे। इंसिडेंट रेज बना के हम उनको रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट करा देंगे जैसे अपन रे ऑप्टिक्स में कराते हैं, और फिर जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज हैं उनके करस्पॉन्डिंग फिर से वेव फ्रंट ड्रॉ कर देंगे। तो हमें पहले इंसिडेंट वेव फ्रंट को इंसिडेंट रेज में कन्वर्ट करना है, फिर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज बनानी है, और उनके करस्पॉन्डिंग हमें वेव फ्रंट बना देना है। तो देखिए यदि हमारी रेज पैरेलल है, हमारी एक तो रेज ऐसी हो सकती है, एक हमारी रेज कन्वर्जिंग हो सकती है, और एक हमारी रेज डाइवर्जिंग हो सकती है। ये तीन तरह की हमारी रेज हो सकती है, पैरेलल, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। अब इनके करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट, हमें कॉन्सेप्ट मालूम है कि वेव फ्रंट एंड रेज आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट होंगे परपेंडिकुलर, तो ये वेव फ्रंट्स हो गए पैरेलल प्लेन्स। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट होंगे नॉर्मल, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हो गए। इसके करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गए। तो पहले हम लोग रेज को, पहले हम वेव फ्रंट्स को रेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर इंसिडेंट, फिर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज बनाएंगे, और उसको फिर वापस से वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे प्रिज्म के केस में देखें, देखिए हमें एक प्रिज्म गिवन है, और इस प्रिज्म पे हमें इंसिडेंट वेव फ्रंट गिवन है। ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो इस तरह से, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। तो हमने इस इंसिडेंट वेव फ्रंट को रेज में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये पैरेलल प्लेन है तो ये रेज होगी। इन रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस तीनों का सेम है, तो ये वर्टेक्स अवे बेंड होंगी सेम एंगल से। ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगी। अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के करस्पॉन्डिंग, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के करस्पॉन्डिंग अपन वेव फ्रंट बना दें परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर वेव फ्रंट्स हो गए। ये हमारे ट्रांसमिटेड वेव फ्रंट हो गए,
है ना। इसको लॉजिकली अपन समझ भी सकते हैं, वेव फ्रंट क्यों नीचे की तरफ बेंड हो गया, क्योंकि ये यहां से यहां तक डेंस मीडियम में डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, यहां डेंस मीडियम में कम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो जितने टाइम में ये पॉइंट यहां से यहां पहुंचेगा उतने टाइम में ये वाला जो पॉइंट है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि उसको डेंस में कम ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ये पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसलिए वेव फ्रंट थोड़ा ऐसे टिल्ट हो गया है। ऐसे ही हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है, और उस कन्वर्जिंग लेंस पे हमें वेव फ्रंट इंसिडेंट दिखा रखा है कि ये हमारा वेव फ्रंट इंसिडेंट है। ओके, तो इनको अपन रेज में कन्वर्ट कर ले, तो पैरेलल प्लेन्स है, तो ये हमारी रेज होगी। अब मालूम है कि कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये रेज को कन्वर्ज करेगा। नाउ अब अपन वेव फ्रंट बना सकते हैं इसके नॉर्मल, तो ये हमारे ऐसे नॉर्मल वेव फ्रंट्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही मिरर पे देखें, तो ये एक कन्वर्जिंग मिरर है, इस पे हमने ये वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहे हैं, पैरेलल प्लेन्स इंसिडेंट कर रहे हैं। ओके, इसको हमने रेज में कन्वर्ट किया, तो ये पैरेलल रेज हो गई। अब ये वाला जो मिरर है ये रेज को कन्वर्ज करेगा, पैरेलल रेज को फोकस पे कन्वर्ज करेगा, पैरेलल रेज को फोकस पे कन्वर्ज कर दिया। इसके करस्पॉन्डिंग हम वेव फ्रंट्स बना लें, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ये हमारे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गए, यहाँ पे वापस से इस तरह से। ओके, तो ऐसे इंसिडेंट वेव फ्रंट गिवन हो तो हम लोग रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बना सकते हैं। तो ये टॉपिक हम लोगों ने एडवांस, मेंस, मिड सेट तीनों लेवल से कवर अप किया है। वेव फ्रंट्स का प्रोपेगेशन, वेव फ्रंट्स को प्रेडिक्ट करना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको वेव फ्रंट्स के थ्रू इंटरप्रेट करना, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस, एक तो देखो डे टू डे लाइफ में इंटरफेरेंस बोलते हैं, यार तू मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर, तू मेरे काम में इंटरफेयर मत कर। तो एक तो इंटरफेयर हो गया हस्तक्षेप, है ना, दखलंदाजी, पोकिंग योर नोज, ये हो गया एक इंटरफेरेंस। बट फिजिक्स में इंटरफेरेंस का मतलब है ओवरलैपिंग ऑफ टू और मोर वेव्स इन अ कॉमन रीजन ऑफ स्पेस। इंटरफेरेंस क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ टू और मोर वेव्स इन अ कॉमन रीजन ऑफ स्पेस। इंटरफेरेंस होता क्या है? इंटरफेरेंस में जब वेव्स ओवरलैप करती हैं तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। टोटल एनर्जी उतनी की उतनी रहती है, फर्स्ट वेव जितनी एनर्जी लेकर आ रही है, सेकंड वेव जितनी एनर्जी लेकर आ रही है, टोटल एनर्जी उतनी की उतनी रहेगी, ना तो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, बस एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सो इंटरफेरेंस इज ओवरलैपिंग ऑफ टू और मोर वेव्स एंड इंटरफेरेंस रिजल्ट्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस को डील करने के लिए हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। उससे पहले हम ये बोले, इंटरफेरेंस हर तरह, सब तरह की वेव्स के लिए होगा, साउंड के लिए होगा, लाइट के लिए होगा, जितनी भी वेव्स हैं सब वेव फिनोमेना, इंटरफेरेंस वेव फिनोमेना है। बट इंटरफेरेंस जैसे लाइट वेव का लाइट वेव पे इंटरफेरेंस करेंगे, साउंड वेव का साउंड वेव पे इंटरफेरेंस करेंगे, एक ही तरह की वेव्स को आपस में ओवरलैप कराएंगे। तो इंटरफेरेंस इज ओवरलैपिंग ऑफ टू और मोर वेव्स इन अ कॉमन रीजन ऑफ स्पेस. Interference results in redistribution of energy. Interference happens for all type of waves. ये अपने देखा. And interference के साथ deal करने के लिए we have superposition principle. What does superposition principle say? That the resultant disturbance, जो resultant value है, जब दो या दो से ज्यादा waves overlap करेंगी, तो जो resultant value है, that is equal to sum of individual disturbances. तो पहली wave suppose y1xt प्रोड्यूस कर रही है, सेकेंड वेव y2xt प्रोड्यूस कर रही है, तो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस कितना होगा? y1xt प्लस y2xt. पहली वाली वेव इलेक्ट्रिक फील्ड e1xt प्रोड्यूस कर रही है, सेकेंड वाली वेव सेम पॉइंट पे E2xt इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे जो होगा वो E1xt प्लस E2xt होगा। यदि गाइस एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो वेक्टोरियली ऐड करेंगे, और एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है तो एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। तो जब दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स आ रही हैं तो किस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? EXT बराबर E1xt प्लस E2xt प्लस E3xt। गाइस यदि सारी वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही लाइन में है तब तो ये एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएंगे, अदरवाइज हमें वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। E1xt वेक्टर प्लस E2xt वेक्टर प्लस E3xt वेक्टर बराबर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड. So interference is overlapping of two or more waves in a common region of space, which results in redistribution of energy. तो ये हम लोगों ने लिखा है the phenomena of overlapping of two or more waves in a common region of space. Interference occurs for all type of waves. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने बोल दिया, EXT बराबर E1xt प्लस E2xt. अब हम साइनोसॉइडल वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि ऐसी वेव जो साइन या कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है, उनके कॉन्टेक्स्ट में हम इंटरफेरेंस देख रहे हैं. तो हमारे पास दो वेव है. पहली वेव है E1xt बराबर E01 साइन ओमेगा t माइनस kx. यहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी x पे, x, t है, x, t, यहां पे भी x, t है और यहां पे भी x, t है. तो EXT बराबर E1xt प्लस E2xt. फर्स्ट वाली वेव है E01 साइन ओमेगा t माइनस kx. गाइस ये एम्पलीट्यूड है E01, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो टाइम पीरियड देगी, k वेवलेंथ है जो हमें, k हमारा एंगुलर वेव नंबर है जो हमें वेवलेंथ देगा 2 पाई बाय लैम्डा, और ओमेगा टाइम पीरियड देगा 2 पाई बाय t या 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना. तो E01 एम्पलीट्यूड है. तो फर्स्ट वेव है हमारी E01 साइन ओमेगा t माइनस kx, सेकंड वेव है E02 साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस 5. तो दोनों वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही लाइन के लॉन्ग है, दोनों वेव्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, दोनों वेव्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, और दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस फाई है. जो आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस है उसको हम लोग फेज डिफरेंस बोलते हैं. तो हम बोलेंगे दोनों वेव्स के आर्ग्यूमेंट्स में जो डिफरेंस है वो फाई है, तो फेज डिफरेंस फाई है. तो हम टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंटरफेरेंस देख रहे हैं, जो जिनका एम्पलीट्यूड E01 E02 है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, जो प्लस एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, और जिनके बीच में फेज डिफरेंस फाई है. फेज डिफरेंस क्या होता है? दोनों फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स का जो डिफरेंस है उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं. ओके, तो अब ये जब दोनों वेव्स को मिलाएंगे
तो जो नई वेव बनेगी इट कैन बी प्रूव्ड कि वो भी साइनोसॉइडल होगी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो ई एक्स टी बराबर ई वन एक्स टी प्लस ई टू एक्स टी, इससे जो नया फंक्शन हमें मिलेगा वो मिलेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। तो दोनों सेम फ्रीक्वेंसी जब दो साइनोसॉइडल वेव्स सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हुए ओवरलैप करेंगी तो रिजल्टेंट वेव भी सेम डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी वाली हमें मिलेगी। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय ई नॉट वन स्क्वायर प्लस ई नॉट टू स्क्वायर प्लस टू ई नॉट वन ई नॉट टू कॉस फाई होल अंडर रूट। ये वेक्टर्स के एडिशन वाला फॉर्मुला है मैग्नीट्यूड का, ई नॉट वन स्क्वायर प्लस ई नॉट टू स्क्वायर प्लस टू ई नॉट वन ई नॉट टू कॉस फाई होल अंडर रूट। और जो फेस कॉन्स्टेंट नया मिलेगा हमें फर्स्ट वेव के रिस्पेक्ट में वो मिलेगा tan थीटा इज ई नॉट टू साइन फाई अपॉन ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू कॉस फाई। तो ये हम लोगों ने इधर फॉर्मुला लिखे हैं, ई एक्स टी बराबर ई एक्स टी, ये कॉमा है, ई एक्स टी बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। ई नॉट का फंक्शन लिखा हम लोगों ने। एंड अब इंटेंसिटी जो है गाइस, जो वेव्स की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जो इंटेंसिटी है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनलिटी में होगी। हमारा ई एम्पलीट्यूड का फंक्शन आ रहा है ई नॉट स्क्वायर बराबर ई नॉट वन स्क्वायर प्लस ई नॉट टू स्क्वायर प्लस टू ई नॉट वन ई नॉट टू कॉस फाई। यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटेंसिटी का फंक्शन बन जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। तो इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी I1 और I2 है तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। गाइस यदि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, यदि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है, ई नॉट वन बराबर ई नॉट टू बराबर से ई नॉट, ऐसे केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ई नॉट डैश वो हमारा ट्वाइस ऑफ ई नॉट कॉस फाई बाई टू होगा और जो फेस कांस्टेंट होगा वो फाई बाई टू होगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी का हमारा फॉर्मुला हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई टू। ये तब जबकि दोनों वेव्स की इंटेंसिटी सेम है, अदरवाइज इंटेंसिटी का फॉर्मुला है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। तो अब ये जो इंटेंसिटी है cos फाई 1 है तो मैक्सिमम आएगी और cos फाई -1 है तो मिनिमम आएगी। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अपन देखें तो दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं। एक है जबकि फुल्ली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फुल्ली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव्स मिलकर मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड जनरेट करेगी। ऐसा तब होगा जबकि cos फाई 1 है यानी कि फाई 2n पाई है तो हम बोलेंगे सेम फेज में मीट कर रही है, यानी कि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ओवरलैप कर रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ ओवरलैप कर रहा है तो हम बोलेंगे वेव सेम फेज में मीट कर रही है। तो इस केस में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होंगे, cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा हो जाएगा ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2 और रिजल्टेंट इंटेंसिटी cos फाई को 1 रख के अपन सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। तो आई मैक्स इज अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर, ये हमारा आई मैक्स हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव तो ये कब होगा, और यदि दोनों की सेम इंटेंसिटी है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ट्वाइस ऑफ ई नॉट हो जाएगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई टू में यदि फाई 0 डिग्री रखेंगे तो 4I0 हो जाएगी। तो I0 की वेव्स आ रही थी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी रही है 4I0 आ रही है, यानी कि लाइट प्लस लाइट बराबर मोर लाइट, लाइट प्लस लाइट बराबर मोर लाइट। फिर दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दोनों वेव्स ऑपोजिट फेज में मीट कर रही है यानी कि क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ ओवरलैप कर रहा है, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट ओवरलैप कर रहा है तो इस केस में एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगी। cos फाई की वैल्यू -1 होगी यानी कि फाई की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई या 2n माइनस 1 पाई होगी। तो ऐसे में एम्पलीट्यूड जाएगा ई नॉट 1 माइनस ई नॉट 2 मॉड, क्योंकि मालूम नहीं कि ई नॉट 1 बड़ा है ई नॉट 2 बड़ा है तो मॉड लगा लिया पॉजिटिव रखने के लिए। और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो जाएगी रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। तो आई मैक्स अपॉन आई मिन, आई मैक्स हो गया रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर और आई मिन हो गया रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। यदि दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 हो जाएगी और मिनिमम इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो गाइस मिनिमम के केस में हो रहा है लाइट प्लस लाइट बराबर नो लाइट और मैक्सिमम के केस में आ रहा है लाइट प्लस लाइट बराबर मोर लाइट। तो ये बड़े काम के फॉर्मुलाज हैं, यहां से सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं आई मैक्स आई मिन, है ना। अब यदि हमें सपोज ई नॉट 1 अपॉन ई नॉट 2 ये रेशो n गिवन है तो I जो है I1 अपॉन I2 जो है वो ई नॉट 1 का स्क्वायर अपॉन ई नॉट 2 का स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब हमारी इंटेंसिटी क्या है, आई मैक्स अपॉन आई मिन सपोज अपने को निकालना है तो आई मैक्स अपॉन आई मिन रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। तो रूट I1 अपॉन रूट I2 n हो रहा है तो ये हो गया n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से आ गया। तो हमें एम्पलीट्यूड्स का रेशो गिवन है तो मैक्स और मिन इंटेंसिटीज का रेशो निकाल सकते हैं, और हमें मैक्स और मिन इंटेंसिटीज का रेशो गिवन है तो हम एम्पलीट्यूड का रेशो निकाल सकते हैं। तो फॉर्मुला नहीं बनाएंगे कुछ, अपन ऑन द स्पॉट करेंगे। आई मैक्स इज रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर एंड आई मिन इज रूट I1 माइनस रूट I2 होल स्क्वायर। ओके, तो अब दोस्तों फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। एक्चुअली दोनों वेव्स अलग अलग लेंथ ट्रैवल करके आती हैं तो इस वजह से उनमें फेज डिफरेंस जनरेट हो जाता है। देखिए फेज डिफरेंस जनरेट होने का कारण क्या है, एक फेज डिफरेंस जनरेट होने का कारण है कि जो सोर्सेज से वेव्स जनरेट हो रही है वो सोर्सेज आपस में सेम फेज में नहीं है। एक क्रेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा ट्रफ प्रोड्यूस कर रहा है, एक क्रेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा ना क्रेस्ट ना ट्रफ कोई और डिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे में दोनों वेव्स में कुछ फेज डिफरेंस है, दोनों एक साथ क्रेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं सोर्सेज, दोनों एक साथ ट्रफ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं है। एक क्रेस्ट एक ट्रफ एक ट्रफ एक क्रेस्ट तो हम बोलेंगे पाई का फेज डिफरेंस है। तो पॉसिबल है कि सोर्सेस में इनिशियली कुछ फेज डिफरेंस हो, पहला रीजन। दूसरा रीजन, जिस पॉइंट पे ओवरलैपिंग हो रही है दोनों वेव्स जो है अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करके आ रही हैं तो अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने की वजह से उनके बीच में फेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है।
तो ऐसे में यदि दोनों वेव्स की लेंथ में डिफरेंस डेल्टा एल है, जिसको अपन पाथ लेंथ डिफरेंस बोलते हैं, यदि दोनों वेव्स की लेंथ में डिफरेंस डेल्टा एल है, जिसको पाथ लेंथ डिफरेंस बोलते हैं, तो ऐसे में उनमें फेज डिफरेंस कितना होगा वो अपन निकाल सकते हैं। गाइस हमें मालूम है कि किसी भी पॉइंट पे आप हो तो उससे लैम्डा पीछे या लैम्डा आगे सेम डिस्टेंस होता है ना। लैम्डा वेवलेंथ है तो लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल पे डिस्टर्बेंस रिपीट होता है। यदि अपन किसी पॉइंट पर हैं तो वहां से लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा आगे जाए या लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पीछे जाए, हमें आइडेंटिकल डिस्टेंस मिलेगा। तो यानी कि लैम्डा से पाथ चेंज होने पे फेस 2 पाई से चेंज होती है, क्योंकि डिस्टर्बेंस रिपीट हो रहा है। साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन रिपीट कब होगा, जबकि आर्गुमेंट 2 पाई से चेंज होगा। तो लैम्डा से मूव करने पे फेस 2 पाई से चेंज हो रही है, तो डेल्टा एल से मूव करने पे फेस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एल। तो ये फॉर्मूला हमारा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को रिलेट करता है कि यदि इंटरफेयरिंग वेव्स में फेज पाथ डिफरेंस यानी लेंथ में डिफरेंस डेल्टा एल है, तो उस केस में फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एल होगा। तो गाइस जो वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो फेज में पीछे हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहां पे ये एक सोर्स है S1 और ये सोर्स है S2, ये आइडेंटिकल वेव जनरेट कर रहे हैं। अपन पॉइंट P पे देख रहे हैं, तो ये L1 ट्रैवल कर रही है, L2 ट्रैवल कर रही है, तो पाथ लेंथ का डिफरेंस हो गया L2 माइनस L1। अब क्योंकि S2 वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो हम बोलेंगे वेव फ्रॉम S2 लैग्स बिहाइंड S1 बाय फाई, वेयर फाई इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा। जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो फेज में पीछे हो जाएगा, ये अपने को समझना है। तो फाई तो ये हो गया। तो यहां से अपन देखिए ये भी कह रहे हैं कि जितना डेल्टा एल लैम्डा का मल्टीपल होगा उतना ही फाई 2 पाई का मल्टीपल होगा। यदि आपको डेल्टा एल को फाई में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा एल लैम्डा का जितना मल्टीपल है फाई 2 पाई का उतना ही मल्टीपल होगा। जैसे डेल्टा एल लैम्डा बाई 2 है तो फाई 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, डेल्टा एल लैम्डा है तो फाई 2 पाई हो जाएगा, डेल्टा एल 3 लैम्डा बाई 2 है तो फाई 3 बाई 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा। तो जितना जो डेल्टा एल लैम्डा में रिलेशन है वही फाई और 2 पाई में रिलेशन है। डेल्टा एल से फाई को कैसे रिलेट करेंगे, फाई इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एल। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें फाई चाहिए 2n पाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें फाई चाहिए 2n पाई। तो ये जो फाई है यदि ये केवल पाथ लेंथ डिफरेंस से ही जनरेट हो रहा है, यदि ये फाई केवल पाथ लेंथ डिफरेंस से ही जनरेट हो रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमें 2n पाई चाहिए, तो यहां से डेल्टा एल आ गया n लैम्डा। तो व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेयरिंग वेव्स इज अराइजिंग ओनली बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा यानी कि n लैम्डा है, तो ऐसे में वो फुल्ली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, वो सेम फेज में मीट कर रही है। और ऐसे ही फाई की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एल, यदि हमें फुल्ली डिस्ट्रक्टिव चाहिए तो फाई की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई या 2n माइनस 1 पाई होनी चाहिए। तो ऐसे में डेल्टा एल आ रहा है देखो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच में लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल पार्ट डिफरेंस है तो फुल्ली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल का पार्ट डिफरेंस है तो फुल्ली कंस्ट्रक्टिव होगा। बट इसके लिए ये जरूरी है कि शुरुआत में उनके बीच में वेव्स में कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इंटरफेरेंस में जो भी फेज डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो केवल पाथ लेंथ के डिफरेंस की वजह से जनरेट हो रहा है। तो ये अपने लिखा है यहाँ पे डेल्टा एल बराबर n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डेल्टा एल बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव। बट फॉर्मुला सभी वैलिड है जबकि इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब अपन बात करते हैं कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज की, है ना। तो देखिए इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्चुअली इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है क्या। इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट ये है, जैसे YDAC में अपन देखेंगे तो ये दो आइडेंटिकल लाइट सोर्सेज अपन ले लेंगे, दोनों से लाइट वेव आ रही है और सामने स्क्रीन पे मीट कर रही है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन किसी पॉइंट पे, जैसे अपन यहां पे देखें तो यहां पे दोनों आइडेंटिकल लेंथ ट्रैवल कर रही है, तो यहां पे डेल्टा एल 0 है, फेज डिफरेंस 0 है, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी आई मैक्स। अपन ऊपर किसी पॉइंट पे जाते हैं, मान लीजिए हम इस पॉइंट पे गए, ये लेंथ लैम्डा L1 है और ये लेंथ L1 प्लस लैम्डा बाई 2 है, नीचे वाली लेंथ लैम्डा बाई 2 से ज्यादा है। तो ऐसे में इस पॉइंट पे दोनों ऑपोजिट फेज में मीट करेंगे, डेल्टा एल लैम्डा बाई 2 है, फेज डिफरेंस पाई हो जाएगा, तो यहां इंटेंसिटी मिनिमम होगी। फिर थोड़ा ऊपर जाएं, थोड़ा ऊपर जाने पे मान लीजिए इस पॉइंट पे ये L2 है और ये L2 प्लस लैम्डा है, तो यहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो गया, फेज डिफरेंस 2 पाई हो गया और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। तो ऐसे स्क्रीन पे अपने को मैक्सिमम मिनिमम ऐसे इंटेंसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। बट हम उसे तभी देख पाएंगे जब ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबल हो, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा हो। किसी पॉइंट पे जितनी इंटेंसिटी है परमानेंट वहां पे उतनी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्चुएट नहीं करे। दोस्तों किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्चुएट तब नहीं करेगी जबकि वहां पे जो वेव्स आ रही हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्चुएट नहीं करे। यहां फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में तब फ्लक्चुएट नहीं करेगा जब इन सोर्सेज के बीच में फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्चुएट नहीं करे। तो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट आपको करना है, यानी कि इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो ऐसे में वो पैटर्न स्टेबल होना चाहिए, और पैटर्न के स्टेबल होने के लिए जो सोर्सेज वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बीच में फेजेस का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। So two sources are said to be coherent if phase difference between the waves produced by them, remains constant with respect to time. Phase difference time के respect में change नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे sources coherent है।
और यदि फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे सोर्सेज इनकोहेरेंट है। तो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें कैसे सोर्सेज चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए। ये अपने को समझना है। कोहेरेंट सोर्सेज में फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, इनसे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको कोहेरेंट वेव्स बोलते हैं। और इनकोहेरेंट सोर्सेज में फेज डिफरेंस टाइम के साथ रैंडमली फ्लक्चुएट करता है, रैपिडली चेंज होता रहता है, कोई प्रिडिक्टेबल मैनर में चेंज नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज। दोस्तों इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट जब भी करना है तो हमें सोर्सेज कैसे चाहिए? कोहेरेंट चाहिए, है ना। लाइट के केस में कभी भी दो इंडिपेंडेंट कन्वेंशनल सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए आपने दो सोडियम लैंप ले लिए, तो इवन दो वो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट कर रहे हैं बट दे विल नॉट बी कोहेरेंट। यदि लाइट में इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट करना है तो कोहेरेंट सोर्सेज जनरेट करने के लिए एक ही कन्वेंशनल सोर्स से आने वाली लाइट को हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करते हैं। यदि वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट में हमने स्लिट्स की जगह दो सेम फ्रीक्वेंसी के बल्ब लगा दिए तो ध्यान रहे वो इवन दो फ्रीक्वेंसी सेम है बट वो कोहेरेंट नहीं है, वो इनकोहेरेंट होंगे। वो इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं दिखाएंगे, हमें स्क्रीन पे कोई इंटरफेरेंस का पैटर्न नहीं मिलेगा, हर जगह यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा, है ना। तो लाइट के केस में दो इंडिपेंडेंट कन्वेंशनल बल्ब से हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक ही सोर्स से आने वाली लाइट को दो पार्ट्स में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो गाइस यदि सोर्सेज कोहेरेंट है तब तो इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट का इंटेंसिटी वेरिएशन दिखेगा हमें इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट में, और सोर्सेज इनकोहेरेंट है तो हर जगह यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखेगा। तो इनकोहेरेंट सोर्सेज में रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी हर पॉइंट पे कितनी होगी? यदि इंडिविजुअल सोर्सेज की इंटेंसिटी I1 और I2 है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो I1 प्लस I2 होगी। तो ये I1 प्लस I2 इनकोहेरेंट सोर्सेज के लिए, है ना। तो मान लीजिए I0 है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हर पॉइंट पे 2I0 होगी, और जबकि वैसे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है? 4I0 या √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर। ओके, तो डे टू डे लाइफ में जैसे रूम में भी आपकी दो ट्यूबलाइट चल रही है या दो बल्ब चल रहे हैं बट वो आपकी वॉल पे इंटरफेरेंस का हमें इंटेंसिटी का वेरिएशन क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि वो दोनों इनकोहेरेंट है। कोहेरेंट होंगे तभी हम इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने देख लिया कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेज। दोस्तों यदि दो से ज्यादा वेव्स हैं तो ऐसे में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना प्रोड्यूस होगा? तो मान लीजिए E01, E02, E03 इस तरह से वेव्स हैं, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा E0 मैक्स वो हो जाएगा E01 प्लस E02 प्लस डैश डैश डैश। जब सारे वेक्टर्स एक ही लाइन में आएंगे, है ना, तो उस केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा E01 प्लस E02 एंड सो ऑन। और जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी हो जाएगी, जहां पे भी एम्पलीट्यूड आ रहा है उसको अंडर रूट आई कर दो, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 प्लस अंडर रूट I3 डैश डैश इनटू होल स्क्वायर। तो n सोर्सेज आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड E01 प्लस E02 एंड सो ऑन, और मैक्सिमम इंटेंसिटी √I1 प्लस √I2 एंड सो ऑन होल स्क्वायर। यदि आइडेंटिकल है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जाएगा n टाइम्स E0 और मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी n स्क्वायर टाइम्स I0, n E0 एंड n स्क्वायर टाइम्स I0। ये हमें ध्यान रखना है। तो वेवफ्रंट कर लिया, हाइगन्स प्रिंसिपल कर लिया, इंटरफेरेंस की बेसिक थ्योरी कर ली। अब आते हैं अपन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट की ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस है फिजिक्स वर्ल्ड में, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट ने न्यूटन की हाइपोथेसिस को रॉन्ग प्रूव किया था। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एस्टैब्लिश हुआ था कि लाइट का वेव नेचर है, इसीलिए अभी भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 200 साल के बाद में 1800 समथिंग में एक्सपेरिमेंट हुआ था, तब से 200 साल बाद में भी हम इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो YDAC, है ना। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक लाइट सोर्स है, उसके सामने एक कार्डबोर्ड की शीट है जिसमें हम दो ये लाइट्स, ये हम कहलाती है, ये कार्डबोर्ड की शीट है, यहां पे हम लोगों ने एक लाइट सोर्स रख दिया स्लिट कट करके, इसको सोर्स स्लिट बोलते हैं। फिर इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली एक कार्डबोर्ड शीट में दो स्लिट्स और कट की, इनको हम S1 S2 बोलते हैं, और ये हमारा स्लिट प्लेन कहलाता है। और इस कार्डबोर्ड शीट के सामने हमने स्क्रीन रखी, तो ये कहलाती है सोर्स स्लिट, ये कहलाता है स्लिट प्लेन, और ये कहलाता है स्क्रीन। इस गैप को D बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट प्लेन एंड स्क्रीन। इसको y बराबर 0 बोलते हैं, है ना, इसको y बराबर 0 बोलते हैं। और ये S1 S2 के बीच का जो गैप है इसको D बोलते हैं। तो ये जो सोर्स स्लिट है ये S1 और S2 के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली रखी हुई होती है। तो यहां से वेवफ्रंट जाता है, ऐसे वेवफ्रंट जाता है, और इस वेवफ्रंट का कुछ पार्ट इधर से निकलता है, कुछ पार्ट इधर से निकलता है। यहां से वेवफ्रंट निकलता है और लाइट डिफ्रैक्ट होती है, स्प्रेड होती है, यहां से लाइट स्प्रेड होती है, और यहां पे थोड़े से पोर्शन में लाइट ओवरलैप करती है और इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करती है। इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से प्रोड्यूस करती है ना। तो इंटरफेरेंस के लिए हम देखो दो तरीके हैं, कोहेरेंट सोर्सेज जनरेट करने के दो तरीके हैं। कोहेरेंट सोर्सेज, एक है डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, और एक है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये दो तरीके हैं कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस करने के। तो YDAC का जो सेटअप है वो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे एक वेवफ्रंट के पार्ट्स दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, एक वेवफ्रंट के दो पार्ट्स ले रहे हैं, उनको आपस में मीट करा रहे हैं।
ये डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट में कहलाता है। और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड जो थिन फिल्म्स में आता है, जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो हमने जेईई मेंस बिट सेट के लिए कवर नहीं किया, थिन फिल्म्स में। दोस्तों, सोप बबल की सरफेस पे जो कलर्स का पैटर्न नजर आता है, सोप बबल की सरफेस पे सनलाइट में जो कलर्स का पैटर्न नजर आता है, यदि पानी के ऊपर एक ऑयल ड्रॉप डाल दो और सनलाइट में देखो तो जो कलर्स का पैटर्न नजर आता है वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस है, और वो हमारे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से दो तरह से कोहेरेंट सोर्सेज जनरेट करते हैं। तो वाईडीएसी को अपन बोलेंगे कि वाईडीएसी कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट की कैटेगरी में आ रहा है। तो सोर्स स्लिट के पीछे बल्ब रखा हुआ है, यहां से लाइट स्प्रेड होकर इन दोनों स्लिट्स पर आ रही है, और यहां से लाइट स्प्रेड होकर स्क्रीन पर आ रही है और इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है ना। तो स्क्रीन के बहुत थोड़े से पोर्शन में इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है। तो हमारा एम है कि कहां मैक्सिमम बनेगा, कहां मिनिमा बनेगा, इस तरह से। ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंट है उसमें पिन होल्स थे, उसमें स्लिट नहीं थी। स्लिट तो क्या है, पूरा ऐसे कार्डबोर्ड की शीट में नाइफ से ऐसे कट लगा दिया, एक कट दूसरा कट, ये तो है हमारी स्लिट्स। पिन होल, ऑल पिन से 2 होल कर दिए, वो पिन होल है। तो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में पिन होल था। अभी जो यंग्स डबल स्लिट, अब स्लिट्स लेते हैं। स्लिट से फायदा क्या होता है? ज्यादा लाइट आती है तो मैक्सिमम मिनिमा में कॉन्ट्रास्ट बेटर होता है, ब्राइटनेस पैटर्न की बेटर होती है, इसलिए हम लोग स्लिट्स काम में लेते हैं, अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम है। तो दोस्तों देखो, यहां से हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही है, और इससे भी ऐसी सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही है, और ये स्क्रीन पे मीट कर रही है, तो मैक्सिमम मिनिमा इस तरह से बन रहा है। तो जैसे ये जो है यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ मैक्सिमम, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमा, ऐसे बनता जा रहा है। ऐसे ये रियलिटी में इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। जहां व्हाइट दिख रहा है वो ब्राइट फ्रिंज का पार्ट है, जहां ब्लैक दिख रहा है वो डार्क फ्रिंज का पार्ट है। तो मैक्सिमम मिनिमा को मिला के हम फ्रिंज या बैंड बोलते हैं, और एक फ्रिंज में एक मैक्सिमम आ रहा है और एक मिनिमम आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से लाइट स्प्रेड हो रही है, S1 S2 से फर्दर स्प्रेड होकर स्क्रीन पे मीट कर रही है और इंटरफेरेंस का पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है। तो इनको अपन फ्रिंजेस बोलते हैं, डार्क और ब्राइट बैंड्स को हम फ्रिंजेस बोलते हैं। ओके, तो अपन देखें कि कैसे पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा और फेज डिफरेंस कितना रहेगा, वो अपन देख लेते हैं। सो ये हमारी स्लिट्स हैं और ये स्क्रीन है। लाइट किसी पॉइंट पे S1 से लाइट आ रही है, S2 से लाइट आ रही है, और ये स्क्रीन पे पॉइंट P पे मीट कर रही है। तो पॉइंट P की जो लीनियर पोजीशन है, ये O है एक्सिस पर, इसको y बराबर 0 बोलते हैं, और ये लीनियर पोजीशन यानी कि O से कितनी दूरी है, इसको y बोलते हैं हम। और पॉइंट P की एंगुलर पोजीशन एक्सिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट P वाली लाइन जितना एंगल बना रही है, ये हमारी एंगुलर पोजीशन कहलाती है। तो बोलेंगे पॉइंट P की एंगुलर पोजीशन थीटा है और लीनियर पोजीशन y है। ये S1 स्लिट है और ये S2 स्लिट है, दोनों के बीच में ये गैप D है, और ये गैप कैपिटल D है। तो फॉर कैपिटल D वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, कैपिटल D जो मीटर्स के ऑर्डर का है, कैपिटल D यूजुअली मीटर के ऑर्डर का रहेगा, स्मॉल d मिलीमीटर के ऑर्डर का रहेगा, और लैम्डा विजिबल पोर्शन के लिए 400 टू 700 नैनोमीटर से, जैसे 500 नैनोमीटर, तो 500 नैनोमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁷, ये उस ऑर्डर का रहेगा, है ना। तो वाईडी टिपिकल वाईडीसी सेटअप में जो स्मॉल डी होता है वो कैपिटल डी से बहुत छोटा होता है, 1000th पार्ट है। तो ऐसे में S1P S2P ऑलमोस्ट पैरेलल है, इवन तो इस फिगर में पैरेलल नहीं दिख रहे हैं, बट रियल स्केल पे बनाएंगे तो S1P S2P ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो ये हमारा S1 और ये S2, और यहां से जो लाइट जा रही है पॉइंट P पे मीट कर रही है, वो ऐसे एकदम पैरेलल जा रही है अप्रोक्सीमेशन में। तो P पे जो पार्ट डिफरेंस है वो कैसे निकालें? ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करके निकालें। तो ये बीच में थीटा वाली लाइन होगी, तो ये है, ये पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एल, है ना। ये जो डेल्टा एल आता है ये डी साइन थीटा के बराबर आता है, डेल्टा एल डी साइन थीटा के बराबर आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टिपिकल वाईडीसी सेटअप में थीटा एंगल पे जो लाइट रेज जा रही है उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा? डी साइन थीटा होगा। अब दोस्तों जो इंटरफेरेंस का पैटर्न प्रोड्यूस होता है वो एक्सिस के अराउंड बहुत थोड़े से पोर्शन प्रोड्यूस होता है। तो विजिबल लाइट के लिए ये जो थीटा है ये बहुत स्मॉल होता है। तो अप्रोक्सीमेशन में अपन इसको लिख देते हैं टैन थीटा, और टैन थीटा को लिख देते हैं अपन y बाय कैपिटल डी, y बाय कैपिटल डी। तो डेल्टा एल के हमारे पास दो फॉर्मूला है, थीटा की टर्म्स में डी साइन थीटा और y की टर्म्स में y डी बाय कैपिटल डी, ये हम याद रखेंगे। वाईडीसी सेटअप में यदि थीटा की टर्म्स में हमें फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस चाहिए तो डी साइन थीटा के बराबर है, और यदि हमें y की टर्म्स में चाहिए तो पार्ट डिफरेंस y स्मॉल डी बाय कैपिटल डी है। इस फॉर्मुला के होल्ड करने के लिए स्मॉल डी बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए काफी कैपिटल डी से, और इस फॉर्मुला के होल्ड करने के लिए थीटा बहुत स्मॉल होना चाहिए, तब ये वाला फॉर्मुला होल्ड करेगा। तो ये हमारा डेल्टा एल बराबर डी साइन थीटा y स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, ये हमारा पार्ट डिफरेंस का फॉर्मुला हो गया। अब फेज डिफरेंस फाई कैसे निकलेगा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एल, डेल्टा एल डी साइन थीटा y डी बाय डी है। तो किसी गिवन थीटा पे फाई कितना होगा, किसी गिवन थीटा पे फाई कितना होगा, किसी गिवन y पे फाई कितना होगा, वो इस फॉर्मुला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट अब मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन देख रही है। तो जहां पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होगा, क्योंकि सोर्सेज में इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो हम डायरेक्टली पार्ट डिफरेंस पे कंडीशन इंपोज कर सकते हैं कि यदि पार्ट डिफरेंस n लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 है तो डिस्ट्रक्टिव। तो फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा है, उसको n लैम्डा के इक्वेट किया तो साइन थीटा आ रहा है हमारा। यूजुअली ये थीटा बहुत स्मॉल आएगा तो साइन थीटा को जस्ट थीटा लिख सकते हैं, वो रेडियन में आएगा। तो साइन थीटा बराबर n लैम्डा बाय डी। और y के टर्म्स में देखें
तो डेल्टा एल बराबर वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, और मैक्सिमा के लिए उसको एन लैम्डा के इक्वेट करेंगे, तो वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी बराबर एन लैम्डा, तो वहां से वाई आएगा एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। देखिए डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, या फिर वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी बराबर एन लैम्डा। तो ये nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए कंडीशन होगी। तो साइन थीटा आ रहा है एन लैम्डा बाई डी और वाई आ रहा है एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और nth ऑर्डर मिनिमा के लिए डी साइन थीटा 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू, यदि साइन थीटा चाहिए तो, एंड डी वाई बाई कैपिटल डी 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू, यदि हमें लोकेशन चाहिए वाई चाहिए तो 2n माइनस वन या 2n प्लस वन, दोनों में कुछ भी ले सकते हैं। n1 से स्टार्ट करेंगे तो 2n माइनस वन, और n0 से स्टार्ट करेंगे तो 2n प्लस वन लिख सकते हैं। तो ये nth ऑर्डर मिनिमा है, ये nth ऑर्डर मिनिमा, और ये nth ऑर्डर मैक्सिमा। तो ऐसे nth ऑर्डर मिनिमा, nth ऑर्डर मैक्सिमा। देखो nth ऑर्डर मिनिमा, nth ऑर्डर मैक्सिमा को अपन यहाँ पे समझे, जैसे स्क्रीन पे अपन देखें तो ये तो हमारे स्लिट्स हो गई और ये स्क्रीन है, तो यहां पार्ट डिफरेंस डेल्टा एल जीरो है, तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए मैं ब्राइट बी यूज में ले रहा हूं, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑलराइट, तो डेल्टा एल बराबर जीरो, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, सॉरी बी जीरो ब्राइट। फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहां पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू होगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा डी वन। फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। फिर ऊपर जाएंगे पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाई टू 1.5 लैम्डा होगा, इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर मिनिमा डी टू। तो ऐसे मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। तो nth ऑर्डर मैक्सिमा बोल रहे हैं, यदि nth ऑर्डर मैक्सिमा बोल रहे हैं यानी कि पार्ट डिफरेंस n लैम्डा है, यानी कि फेज डिफरेंस 2n पाई है, और nth ऑर्डर मिनिमा बोल रहे हैं तो पार्ट डिफरेंस देखो, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा पे 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा में n लैम्डा बाई टू आ रहा है, यानी कि n जीरो रख रहे हैं, तो nth ऑर्डर मिनिमा के लिए 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू, ये nth ऑर्डर मिनिमा है। इसमें n जीरो रख n वन रख रहे, जीरो रख रहे, मतलब एक्चुअली n वन रख रहे हो तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा मिल रहा है, n टू रख रहे हो तो सेकंड ऑर्डर मिनिमा रख रहा है, तो ये जो n है यही यहाँ पे आपका ऑर्डर हो गया। तो nth ऑर्डर मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू होगा nth ऑर्डर मिनिमा के लिए, और nth ऑर्डर मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा, n लैम्डा होगा। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मिनिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, ऐसे हमारे मिनिमा मैक्सिमा चलेंगे। और दो कॉन्सेक्यूटिव मिनिमास के बीच का जो गैप है, या दो कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, वो फ्रिंज विड्थ कहलाती है हमारी, है ना। तो ये मैक्सिमम मिनिमा, ये इनके लोकेशन अपन ने देख ली, ये फॉर्मुलाज लिखे हुए हैं, साइन थीटा और वाई के फॉर्मुला लिखे हुए हैं अपने पास में। अब आ जाते हैं अपन, तो यहाँ पे ये फिगर में भी दिया हुआ है, देखो सेंट्रल मैक्सिमा या जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे चलता रहेगा अपना, जैसा ऊपर का पैटर्न होगा एग्जैक्टली वैसा ही नीचे का पैटर्न होगा। अब बात करते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ एंड फ्रिंज विड्थ। दोस्तों एंगुलर फ्रिंज विड्थ का क्या मतलब है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब है कि एक फ्रिंज कितना एंगल सबटेंड कर रही है। तो ये स्लिट प्लेन है और ये स्क्रीन है, मान लीजिए यहाँ पे nth ऑर्डर मैक्सिमा है और यहाँ पे n प्लस वन ऑर्डर मैक्सिमा है, तो इनके बीच का जो गैप है वो फ्रिंज विड्थ है। तो ये जो एक फ्रिंज है ये जितना एंगल सबटेंड कर रही है दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो स्मॉल एंगल के लिए nth ऑर्डर मैक्सिमा है थीटा बराबर n लैम्डा बाय स्मॉल डी, और n प्लस वन पे n प्लस वन लैम्डा बाय स्मॉल डी, तो जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू है ये हमारी हो जाएगी लैम्डा बाय डी। तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहलाती है। ये रेडियन में आएगा, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री में आएगा, या डिग्री में गिवन और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रिंज विड्थ nth और n प्लस वन की लोकेशन के बीच में जितना गैप है वो फ्रिंज विड्थ। तो n प्लस वन लैम्डा डी बाई डी, n लैम्डा डी बाई डी सबट्रैक्ट करेंगे तो लैम्डा डी बाई डी आएगा, तो फ्रिंज विड्थ हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी। क्योंकि ये मीडियम डिपेंडेंट है तो एयर की जगह किसी और मीडियम में जाएंगे तो लैम्डा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा लैम्डा एयर अपॉन n, तो फ्रिंज विड्थ अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा अपॉन n, एंगुलर फ्रिंज विड्थ अपन लिख लिया लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये दोनों फॉर्मुलाज देख लिए गाइस। ये फॉर्मुलाज देखो, डी साइन थीटा वाले जो फॉर्मुलाज हैं कि डेल्टा एल डी साइन थीटा है, फिर उसको n लैम्डा और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये सब तब होल्ड करेंगे जबकि आपका मतलब पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा, तो साइन थीटा के टर्म्स में फॉर्मुलाज तब होल्ड करेंगे जबकि हमारा कैपिटल डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से। और जो लीनियर वाले फॉर्मुला है फ्रिंज विड्थ वाई लैम्डा डी बाई डी, nth ऑर्डर मैक्सिमा n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, nth ऑर्डर मिनिमा 2n माइनस वन लैम्डा डी बाई 2d, ये तब होल्ड करेंगे जबकि हमारा जो थीटा है वो बहुत स्मॉल है, और ऐसा तब होगा जबकि लैम्डा बहुत छोटा है स्मॉल डी से। इन केस ये अप्रॉक्सिमेशन होल्ड नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा आएगा वो लैम्डा डी बाई डी से ज्यादा गैप पर आएगा, ये हम याद रखेंगे। यदि हमारा स्मॉल एंगल अप्रॉक्सिमेशन होल्ड नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा जो आएगा वो लैम्डा डी बाई डी से ज्यादा गैप पर आएगा, और जैसे जैसे आगे जाएंगे फ्रिंज विड्थ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो सारे मैक्सिमास मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये इक्वी स्पेस तभी होंगे जबकि कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा है, ये उल्टा लिखा हुआ है, कैपिटल डी स्मॉल डी से बड़ा है तभी होल्ड करेगा, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगा ना।
तो इनवाइडियसी फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन, अब अपन स्क्रीन का फ्रिंजेस का शेप देखते हैं, फ्रिंजेस का शेप कैसा होगा। फ्रिंजेस के शेप में देखो क्या है, अपने को फ्रिंज के शेप का मतलब क्या है कि भाई जैसे ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन है और ये S1 S2 ये दो सोर्सेज हैं, S1 S2 दो सोर्सेज हैं, ये S1 और ये S2 ये दो सोर्सेज। अब फ्रिंजेस के लोकस का मतलब है ऐसे पॉइंट्स का लोकस जहां पे एक समान इंटेंसिटी है। तो इस बोर्ड के प्लेन में देखें तो हमें जैसे सपोज फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का लोकस चाहिए, तो यानी कि हमें चाहिए फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा फॉर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, हमें चाहिए तो डेल्टा एल लैम्डा के बराबर चाहिए, S1P माइनस S2P का मॉड, S1P माइनस S2P का मॉड बराबर लैम्डा चाहिए। तो गाइस एक फिक्स पॉइंट से दो वेरिएबल पॉइंट्स के डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो हमें मालूम है लोकस क्या होता है, हाइपरबोला होता है। तो ऐसे केस में इस बोर्ड के प्लेन में फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का जो लोकस आएगा इस तरह से हाइपरबोला से आ जाएंगे, है ना, इससे हाइपरबोला से आ जाएंगे। तो ये ऐसे हाइपरबोलास आएंगे इस बोर्ड के प्लेन में। तो सोर्सेस को कंटेन करते हुए कोई प्लेन ले रहे हैं तो वहां पे लोकस क्या होगा, हाइपरबोलास होगा। अब हम स्क्रीन जो रख रहे हैं, हम जो स्क्रीन रख रहे हैं वो ऐसे रख रहे हैं, सिग्मा 1 स्क्रीन। तो यदि ये हमने स्क्रीन रखी है S1 S2 इस तरह से रखे हैं और ये स्क्रीन रखी है S1 S2 की लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल, तो इनका जो इंटरसेक्शन मिलेगा इस स्क्रीन पे वो हाइपरबोलास मिलेंगे हमें। ये लर्न करना, ये YDAC सेटअप ही हो गया, S1 S2 के पैरेलल स्क्रीन है, S1 S2 को ज्वाइन करने लाइन के पैरेलल स्क्रीन है। तो इस केस में स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस का शेप मिलेगा वो हाइपरबोला मिलेगा। ये हम लर्न करके रखेंगे कि YDAC सेटअप में फ्रिंजेस का शेप कैसा होता है, स्क्रीन पे हाइपरबोलिक होता है, ये हम याद रखेंगे। बट जो हमारा कैपिटल टी बहुत बड़ा स्मॉल टी से इस अजम्पशन में ये जो हाइपरबोलिक फ्रिंजेस होती हैं ये स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस में रिड्यूस हो जाती हैं। देखो किस ऑर्डर में आपको याद करना है, S1 S2 को कंटेन करते हुए अपन एक प्लेन ले रहे हैं, S1 S2 को कंटेन करते हुए एक प्लेन ले रहे हैं, तो प्लेन में किसी भी इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स का लोकस होगा वो हाइपरबोलास होगा। 3D में ये हाइपरबोलास जो होंगे, 3D में इसको घुमा दो ऐसे 3D में, तो ये हाइपरबोलॉइड कहलाते हैं, हाइपरबोलॉइड, ऐसा हाइपरबोलॉइड और इधर भी ऐसे हाइपरबोलॉइड्स होंगे। यदि हमारी स्क्रीन S1 S2 को ज्वाइन करने लाइन के पैरेलल रखी हुई है जैसा YDAC में सेटअप होता है, तो इन हाइपरबोलॉइड्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो हाइपरबोलास होंगे। तो YDAC सेटअप में फ्रिंजेस हाइपरबोलिक होती हैं, ये लर्न करके रखना है, YDAC सेटअप में फ्रिंजेस हाइपरबोलिक होती हैं, है ना। और यदि हमारा स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन ये कैपिटल डी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल डी होल्ड कर रहा है, तो ऐसे केस में हाइपरबोलास स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग YDAC में फ्रिंजेस का शेप हाइपरबोलिक है, बट अप्रॉक्सीमेशन में वो हाइपरबोलास स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट यदि अपने से पूछा जाए शेप ऑफ फ्रिंजेस इन YDAC सेटअप इज ऑन स्क्रीन इज, तो अपन बोलेंगे हाइपरबोलिक, एक मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, और इन जनरल मैक्सिमास के लिए तो फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, ये हो गया। यदि हमारी स्क्रीन S1 S2 को ज्वाइन करने लाइन के परपेंडिकुलर रखी हुई है, मतलब ऐसे रखी हुई है, तो इन हाइपरबोलॉइड्स का इस S2 पे जो इंटरसेक्शन होगा वो सर्किल होगा, यहां पे फ्रिंजेस सर्कुलर शेप में होंगी, है ना। तो देखो मैं क्या रिजल्ट आपको फाइनली याद करना है, कम भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटेड टाइम में अपने को आगे बढ़ना है, तो रिजल्ट से ज्यादा कंसर्न है। यदि हमारी जो स्क्रीन है वो S1 S2 की ज्वाइन करने लाइन के पैरेलल रखी हुई है, ये जो कि YDAC में होता है, तो ऐसे में हाइपरबोला एक मैक्सिमा या मिनिमा के लिए और जनरल मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फैमिली ऑफ हाइपरबोलास। और यदि हमारी स्क्रीन जो है वो S1 S2 को ज्वाइन करने लाइन के परपेंडिकुलर रखी हुई है ऐसे, तो यहां जो फ्रिंजेस होंगी ये सर्कुलर होंगी, ये मैं आपको लर्न करने के लिए बोल रहा हूं, है ना। एक और चीज अपन यहाँ पे करेक्शन कर ले, मेरे ध्यान आ रहा है, अपन nth ऑर्डर मिनिमा बोल रहे हैं ना, तो nth ऑर्डर मिनिमा के लिए देखो फॉर फुली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ 2n+1 लिखो या 2n-1 लिखो चलेगा, बट nth ऑर्डर मिनिमा के लिए अपन 2n-1 कर देंगे कि n1 रखेंगे तो अपने को फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा रखता है, तो 2n+1 में n1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा नहीं आएगा। तो फुली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये ठीक लिखा हुआ है, बट यदि मैं nth ऑर्डर मिनिमा कर रहा हूं तो फिर मेरे को 2n-1 लिखना है nth ऑर्डर मिनिमा के लिए। यदि मैं ऑर्डर स्पेसिफाई कर रहा हूं तो nth ऑर्डर मिनिमा के लिए 2n-1 λ/2 करना है। अब इंटेंसिटी बात करें तो हमने देखा इंटरफेरेंस में I1 I2 इंटेंसिटीज इंडिविजुअल वेव्स की है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi, और जो हमारी यदि दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम है, से I0 तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 cos square phi/2। तो यदि हमें किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है तो गाइस सबसे पहले पार्ट डिफरेंस y स्मॉल d बाय कैपिटल D या d sin थीटा, वहां से फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एल, और फेज डिफरेंस को फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारी इंटेंसिटी आएगी, है ना। तो ये हमने दिया हुआ है I बराबर I1 + I2, ये सारे फॉर्मूला हैं। अब यदि हम 4I0 cos square phi/2 और phi को लिखे हम लोग, phi इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एल विच इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू y स्मॉल d बाय कैपिटल D, लैम्डा d बाय d w बन गया तो 2 पाई y बाय w। तो ऐसे में ये हमारा फॉर्मूला आ रहा है 4I0 cos square pi y by w, ये फ्रिंज विड्थ के टर्म्स में डायरेक्टली हमें इंटेंसिटी देगा। तो हमें ये चीज समझनी है कि सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिटिव पॉइंट्स वेयर इंटेंसिटी इज I max by 2। देखिए जहां इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी का I के साथ इंटेंसिटी का ग्राफ है phi के साथ में, तो पाई 3 पाई 5 पाई पाई 3 पाई 5 पाई इंटेंसिटी मिनिमम है, 0 है।
और यदि दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम नहीं है तो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर है। और जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहां फेज डिफरेंस 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो वहां 4I0 या रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर है। जो एवरेज इंटेंसिटी है वो है I1 प्लस I2 यानी कि 2I0। तो गाइस हमें ये समझना है जो मिनिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट है वो इक्वी स्पेस्ड है W से, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट है वो भी इक्वी स्पेस्ड है W से, और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय 2 है यानी कि I की वैल्यू 4I0 cos स्क्वायर पाई y बाई W, 2I0 है जस्ट आधी है, तो ऐसे केस में cos पाई y बाई W बराबर 1 बाई रूट 2 प्लस माइनस, तो पाई y बाई W बराबर प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस माइनस 5 पाई बाई 4, है ना, प्लस माइनस हटा देते हैं जस्ट, तो पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 एंड सो ऑन। तो y की वैल्यू यहाँ से आ रही है W बाई 4 3W बाई 4 5W बाई 4 एंड सो ऑन। तो जो I बाई 2 I मैक्स बाई 2 इंटेंसिटी वाले पॉइंट है वो कितने से सेपरेटेड है, वो W बाई 2 से सेपरेटेड है। सो दे आर द सेपरेशन बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स वेयर इंटेंसिटी इज I मैक्स बाई 2 इज W बाई 4 नहीं, ये है W बाई 2। ओके, तो देखिए मैक्स वाले इंटेंसिटी वाले पॉइंट W से सेपरेटेड है, मिन वाले भी W से सेपरेटेड है, और मैक्स बाई 2 वाले जो पॉइंट्स हैं W बाई 2 से सेपरेटेड है। तो मिन और मैक्स के बीच में गैप W बाई 2 का है और उसके हाफ वे हमारा 2I0 आएगा। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ इंटेंसिटी 4I0 है और यहाँ इंटेंसिटी 0 है, तो बीच में एग्जैक्ट हाफ वे 2I0 आएगा। ये W बाई 2 है, ये W बाई 4 है, फिर वापस इंटेंसिटी 2I0, फिर वापस से 4I0, तो 2I0 के बीच में जो गैप होगा वो हमारा W बाई 2 के बराबर होगा, हाफ ऑफ फ्रिंज विड्थ के बराबर होगा। इस रिजल्ट को हम ध्यान रखेंगे। यदि दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी सेम है तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगी और मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 होगी। अब यदि स्लिट्स की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, दोनों ही केसेस में I1 और I2 अब सेम नहीं रहेंगे, तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं होकर नॉन 0 हो जाएगी। दोस्तों यदि दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी सेम है तो I मिनिमम 0 होगा। यदि हम इंटेंसिटी स्लिट्स की बढ़ाएं या कम करें तो अब I1 I2 बराबर नहीं होंगे, तो ऐसे में कैंसिल नहीं होंगे कंप्लीटली। तो पहले मिनिमम इंटेंसिटी 0 थी, अब मिनिमम इंटेंसिटी नॉन 0 हो जाएगी यानी कि बढ़ जाएगी। तो सेम इंटेंसिटी वाली स्लिट्स हैं तो चाहे स्लिट्स की इंटेंसिटी बढ़ाओ या कम करो, मिनिमम इंटेंसिटी हर हालत में बढ़ेगी, है ना। और मैक्सिमम इंटेंसिटी, यदि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो मैक्सिमम बढ़ेगी और इंटेंसिटी कम कर रहे हो तो मैक्सिमम कम होगी। तो ग्राफ अपन ने देख लिया। नेक्स्ट, A transparent slab of thickness T and refractive index N is equivalent to a slab of NT thickness। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ का। तो ये अपन ने फिनिश कर लिया, YDAC अपन ने फिनिश कर लिया, YDAC में फ्रिंजेस की लोकेशन इंटेंसिटी ये पूरा पार्ट फिनिश कर लिया। अब हम लोग आ रहे हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ये एनसीईआरटी में नहीं है बट जेईई मेंस इसको पूछ रही है। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या चीज है? ऑप्टिकल पाथ लेंथ देखिए, लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, तो T डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, L डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लगी वो L अपॉन C लेगी। तो इतने टाइम में मतलब मीडियम में सपोज L लेंथ ट्रैवल करी, वैक्यूम की जगह अपन मीडियम लेते हैं, मीडियम में L लेंथ ट्रैवल कर रही है, तो मीडियम की L लेंथ को ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा वो L अपॉन C बाय N लगेगा, क्योंकि स्पीड C बाय N होगी। तो उतने ही टाइम में वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? गिवन टाइम में मीडियम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उतने ही टाइम में वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? तो जो वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी सेम टाइम में, दैट इज इक्विवेलेंट लेंथ, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो मीडियम में यदि L लेंथ ट्रैवल कर रही है, T इन मीडियम, यदि L लेंथ ट्रैवल कर रही है तो टाइम लग रहा है L अपॉन C बाय N। वैक्यूम में L लेंथ ट्रैवल कर रही है तो टाइम लग रहा है L, वैक्यूम में सपोज कुछ और लेंथ ट्रैवल कर रही है सेम टाइम में वैक्यूम में LV ट्रैवल कर रही है, तो LV इज LV अपॉन C, इतना टाइम लगेगा। मीडियम में L लेंथ ट्रैवल कर रही है तो टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैक्यूम में LV लेंथ ट्रैवल कर रही है तो टाइम टेकन इज LV अपॉन C। तो हम देख रहे हैं LV हमारा आ रहा है NL। तो मीडियम की L लेंथ वैक्यूम की NL लेंथ के इक्विवेलेंट है। इस इक्विवेलेंट वैक्यूम की लेंथ को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ओके, एक और तरीके से देखते हैं। वैक्यूम में मीडियम में यदि L लेंथ ट्रैवल कर रही है वेव, तो फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू L, है ना, और लैम्डा मीडियम। इतना ही फेज डिफरेंस वैक्यूम में कितनी लेंथ ट्रैवल करने पे आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू वैक्यूम LV। जितना फेज डिफरेंस मीडियम में L लेंथ ट्रैवल करने पे आ रहा है उतना फेज डिफरेंस वैक्यूम में कितनी लेंथ ट्रैवल करने पर आएगा? तो यहां से LV आ रहा है अपना लैम्डा V अपॉन लैम्डा M इनटू L। गाइस लैम्डा M इज लैम्डा V L और लैम्डा M हो जाएगा लैम्डा V अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो गया NL। तो मीडियम में L लेंथ ट्रैवल करने पे वेव में जितना फेज डिफरेंस जनरेट होगा वो वैक्यूम में NL लेंथ ट्रैवल करने पे होगा। तो वैक्यूम के जो NL लेंथ है इसको ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलते हैं। एक और कॉन्टेक्स्ट, मीडियम की L लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी? नंबर ऑफ वेव्स, तो गाइस लैम्डा लेंथ को एक वेव बोलते हैं। तो मीडियम की L लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी? L अपॉन लैम्डा इन मीडियम, लैम्डा मीडियम में कितना है? लैम्डा इन वैक्यूम अपॉन N। लेंथ अपॉन लैम्डा दैट इज नंबर ऑफ वेव्स। ये इसको अपन एक वेव बोलते हैं।
लैम्डा लेंथ को एक वेव बोलते हैं। तो एल लेंथ में कितनी वेव्स होंगी? तो एल अपॉन लैम्डा। और मीडियम में लैम्डा कितना होगा? लैम्डा वैक्यूम अपॉन एन। सेम नंबर ऑफ वेव्स वैक्यूम की कितनी लेंथ में होंगी? तो अपन यहां से देख रहे हैं एल वी आ रहा है अपना एनएल। तो 3 कॉन्टेक्स्ट में अपन कंपेयर कर रहे हैं, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, फेज डिफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में, नंबर ऑफ वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में। हम बोल रहे हैं कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, उसमें एल लेंथ ट्रैवल करो या वैक्यूम में एनएल लेंथ ट्रैवल करो, टाइम सेम लगेगा। मीडियम में एल लेंथ ट्रैवल करने पे जितना फेज डिफरेंस जनरेट होगा, वैक्यूम में एनएल लेंथ ट्रैवल करने पे उतना ही फेज डिफरेंस जनरेट होगा। मीडियम की एल लेंथ में जितनी नंबर ऑफ वेव्स फिट होंगी, वैक्यूम की एनएल लेंथ में उतनी नंबर ऑफ वेव्स फिट होंगी। तो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, उसकी एल लेंथ वैक्यूम की एनएल लेंथ के बराबर है। इस एनएल लेंथ को ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलते हैं। तो हम हमेशा मीडियम की एल लेंथ को रिप्लेस कर सकते हैं वैक्यूम की एनएल लेंथ से, विच इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ये हमारे कब काम आता है? जब दोस्तों जैसे आइडेंटिकल वेव स्टार्ट हुई, बट अब वो अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करके मीट कर रही है। आइडेंटिकल वेव स्टार्ट हुई सोर्सेज से, बट अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करके वो मीट कर रही है। अब हमें उनके बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। तो क्योंकि अलग अलग वेव में मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है, तो हम क्या करेंगे? उसको वैक्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, एयर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? फर्स्ट वाले मीडियम में यदि एल लेंथ फर्स्ट वाले मीडियम में ट्रैवल हुई, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल लेंथ हो गई N1L, इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल लेंथ हो गई N2L। तो हम बोलेंगे दोनों वेव्स वैक्यूम में N1L N2L ट्रैवल करके मीट कर रही है, तो जो पार्ट डिफरेंस होगा, जिसको अपन ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस बोलेंगे, वो जाएगा N1L माइनस N2L। फेज डिफरेंस, अब क्योंकि हमने वैक्यूम में कन्वर्ट कर लिया, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए जो हम लोग वेवलेंथ काम में लेंगे, वो भी वैक्यूम वाली काम में लेंगे। तो 2 पाई बाय लैम्डा इन वैक्यूम, ये वैक्यूम है ना, लैम्डा भी 2 पाई बाय लैम्डा इन वैक्यूम इंटू N1L माइनस N2L, ये हमारा फेज डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से ऑप्टिकल पाथ लेंथ से हम लोगों ने फेज डिफरेंस निकाल लिया। ये तीनों पॉइंट्स फेज डिफरेंस के मैं रीड करके बताता हूं। द टाइम टेकन टू ट्रैवल एल लेंथ ऑफ मीडियम इज सेम एज दैट ऑफ एनएल लेंथ ऑफ वैक्यूम। द नंबर ऑफ वेव्स इन एल लेंथ ऑफ मीडियम इज सेम एज दैट इन एनएल लेंथ ऑफ वैक्यूम। The phase difference arising on traveling L length in medium is same as that in NL length of vacuum. So this NL length is called optical path length. Okay. यहाँ पे N क्या है? N है यहाँ पे refractive index of medium. L है हमारा refractive index of medium. Okay. एक और चीज कि ये हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यहां से इसकी इमेज बन रही है पॉइंट ऑब्जेक्ट की। सपोज ये डिफरेंट रेज हैं, तो इवन दो ओ ए बी सी ए सी ई, तो ये ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ ए बी ए सी ए डी। ओके, तो ये ए बी, मान लीजिए पॉइंट ए की इमेज पॉइंट ई बन रही है, तो चाहे ए बी लेंथ देखें चाहे ए सी लेंथ देखें, ज्योमेट्रिकली ये अलग अलग आ रही है, बट ऑप्टिकल पाथ लेंथ ये तीनों की सेम होगी। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से पॉइंट इमेज तक जाने में ये रे कम डेंस मीडियम में कम ट्रैवल कर रही है, डेंस मीडियम में ज्यादा ट्रैवल कर रही है। ज्योमेट्रिकल लेंथ इन तीनों की अलग अलग है, बट जो ऑप्टिकल लेंथ है वो तीनों की सेम होगी, वो अलग अलग नहीं है। ऑलराइट, तो ये जस्ट एक पॉइंट है जो अपन ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब कैसे इसको अपन वाईडीएसी में काम मिलेंगे? तो एक बार फटाफट, मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, उसकी एल लेंथ को हम वैक्यूम की एनएल लेंथ से रिप्लेस कर देंगे, है ना, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस, हमारे टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। तो वाईडीएसी में हमने क्या किया है? एक स्लैब के आगे एक स्लिट प्लेस कर दिया अपन ने। वाईडीएसी में एक स्लैब के आगे अपन ने एक स्लिट प्लेस कर दिया, और इससे फ्रिंज पैटर्न पे क्या इफेक्ट आएगा वो हम लोग देख रहे हैं। तो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ फ्रिंज पैटर्न पे क्या इफेक्ट आएगा। देखिए, जैसे अपन एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं यहाँ पे, ये हमारी वाईडीएसी सेटअप है और ये वाईडीएसी सेटअप में स्क्रीन है। मैंने यहाँ पे इसके आगे एक ट्रांसपेरेंट स्लैब इंसर्ट कर दी जिसकी थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है। ये थिकनेस बहुत स्मॉल है ना, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर्स के ऑर्डर की है। अब लाइट S1 के थ्रू पॉइंट P पे रीच कर रही है और S2 के थ्रू पॉइंट P पे रीच कर रही है। ओके, S1 S2 के थ्रू पॉइंट P पे रीच कर रही है। ये इसकी एंगुलर पोजीशन है थीटा और ये लीनियर पोजीशन है y। तो अब ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस के लिए S2P ऑप्टिकल माइनस S1P ऑप्टिकल, ये हमारा ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। तो S2P तो पूरा एयर में ही है, तो S2P ऑप्टिकल और S2P ज्योमेट्रिकल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे ज्योमेट्रिकल लेंथ है वही ऑप्टिकल लेंथ है, बट S1P जो है उसमें से T लेंथ तो है मीडियम में, तो ये T की जगह NT हो जाएगा, और रिमेनिंग लेंथ है एयर में, वो एज इट इज रहेगी, तो S1P माइनस T। तो ये ऊपर वाले की इक्वलेंट एयर या वैक्यूम की लेंथ हो गई। तो ये हो गया हमारा S2P माइनस S1P, और ब्रैकेट में बचा हमारा माइनस N माइनस 1 T। S2P माइनस S1P y स्मॉल d बाई कैपिटल D है, तो माइनस N माइनस 1 T। तो पार्ट डिफरेंस N माइनस 1 T से चेंज हो गया।
पार्ट डिफरेंस क्या हुआ, n माइनस वन टी से चेंज हो गया। पहले y पे पार्ट डिफरेंस था y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, अब y पे पार्ट डिफरेंस है y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी माइनस n माइनस वन टी। अब हमें mth ऑर्डर मैक्सिमा चाहिए, और mth ऑर्डर मैक्सिमा तो y, तो डेल्टा एल ऑप्टिकल को अपन y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी माइनस n माइनस वन टी बराबर m लैम्डा इन एयर और वैक्यूम कर लेंगे। तो यहां से y आ गया हमारा m लैम्डा एयर डी बाई डी प्लस n माइनस वन टी डी बाई डी। तो दोस्तों ये कांस्टेंट फैक्टर है, ये कांस्टेंट फैक्टर है क्योंकि n फिक्स्ड है, t फिक्स्ड है, कैपिटल डी फिक्स्ड है, स्मॉल t फिक्स्ड है। तो यदि स्लैब नहीं थी तो ऐसे में हमारा जो mth ऑर्डर मैक्सिमम मिल रहा था वो m लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी पे मिल रहा था, और अभी जो अपने को mth ऑर्डर मैक्सिमम मिल रहा है वो मिल रहा है m लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस n माइनस वन टी डी बाई डी। तो यानी कि mth ऑर्डर मैक्सिमा हमारा खिसक गया है, y कोऑर्डिनेट में प्लस ऐड हो रहा है, तो mth ऑर्डर मैक्सिमा की लोकेशन ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो जितने भी मैक्स, अच्छा ये जो शिफ्टिंग हुई है ये ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक फिक्स नंबर आ रहा है। तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा की लोकेशन देखें तो यार ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की लोकेशन देखें तो दिस प्लस दिस, सेकंड ऑर्डर की मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाई डी प्लस दिस, 3 लैम्डा डी बाई डी प्लस दिस। तो हर मैक्सिमा की लोकेशन प्रीवियस लोकेशन से n माइनस वन टी डी बाई डी से शिफ्ट हो गई है। यानी कि पूरा फ्रिंज पैटर्न एक कांस्टेंट अमाउंट से किधर शिफ्ट हो गया, जिधर अपन ने स्लैब इंसर्ट किए, जिधर अपन ने स्लैब इंसर्ट की है उधर की तरफ वो एक कांस्टेंट अमाउंट से हमारे शिफ्ट हो गया है। तो पूरा फ्रिंज पैटर्न ऐसे ऊपर की तरफ खिसक गया है। यदि अपन ने स्लैब ऊपर इंसर्ट किया है तो पैटर्न ऊपर की तरफ खिसका, स्लैब नीचे इंसर्ट किया है तो पैटर्न नीचे की तरफ खिसका है। तो जितने अमाउंट से पैटर्न खिसका है उसको अपन शिफ्ट बोलेंगे, दैट इज n माइनस वन टी डी बाई डी। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। ये शिफ्ट होगी, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुई है, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉस्ड हो। देखिए पहले यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा था, अब यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होकर कुछ और है, तो कुछ फ्रिंजेस यहां से इसको क्रॉस करके ऊपर चले गए क्योंकि पैटर्न ऊपर खिसका है। तो हमें निकालना है कितनी फ्रिंजेस ऊपर खिसकी हैं। तो अपन क्या करें, शिफ्ट को फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दें। यहां पहले ये नोट करना जरूरी है फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा सब सेम अमाउंट से ऊपर खिसके हैं, तो डिफरेंस उतना का उतना रहेगा। तो स्लैब इंसर्ट करने पे फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, केवल और केवल मैक्सिमास मिनिमास की लोकेशन शिफ्ट हो गई है पहले से, और जितने भी मैक्सिमास हैं जितने भी मिनिमास हैं उनकी सेम अमाउंट से लोकेशन शिफ्ट हुई है। जिधर स्लैब इंसर्ट किए उधर की तरफ शिफ्ट हुई है, गिवन कि स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अदरवाइज रिवर्स हो जाएगा। तो शिफ्ट अपॉन डब्ल्यू, तो ये अपन निकालेंगे तो आ जाएगा n माइनस वन टी अपॉन लैम्डा। तो ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉस, तो हम ये फॉर्मुला याद रखेंगे n माइनस वन टी डी बाई डी, हम ये वाला फॉर्मुला याद रखेंगे n माइनस वन टी अपॉन लैम्डा। मान लीजिए सॉल्व करने पे 4.8 आ रहा है, मतलब कि पहले यहाँ पे b0 बन रहा था, अब यहाँ पे 4.8, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 4.8 लैम्डा आ रहा है, यानी कि चार मैक्सिमा 5 मिनिमा ऊपर खिसक गए, 4.8 फ्रिंजेस ऊपर की तरफ खिसक गई हैं, ये अपने को यहां से मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से देखो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस, सीधा सीधा क्या याद रखना है कि अपनी शिफ्ट कितनी होती है, n माइनस वन टी डी बाई डी होती है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉस कितनी होती है, n माइनस वन टी अपॉन लैम्डा होती है, शिफ्ट फ्रिंज विड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, सारे मैक्सिमा सारे मिनिमा सेम अमाउंट से ऊपर खिसकते हैं। गाइस यदि मान लीजिए यहाँ पे दो स्लैब्स इंसर्ट की, एक ऊपर और एक नीचे इंसर्ट की, तो अपने मान लीजिए एक स्लैब ऊपर इंसर्ट किए और एक स्लैब नीचे इंसर्ट किए, तो ऐसे केस में मान लीजिए इसके स्पेसिफिकेशंस n1 t1 है और इसके स्पेसिफिकेशंस n2 t2 है, और ये लाइट वेव हमारी यहां पे मीट कर रही है। ये एंगल बहुत छोटा होता है, तो स्लैब में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो t के बराबर ही कर रहा है, इंक्लाइन नहीं कर रहा है क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है इसीलिए। तो ऐसे में हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो देखिए पहले nth ऑर्डर मैक्सिमा था m लैम्डा डी बाई डी पे, अब स्लैब ऊपर रखी तो पैटर्न ऊपर खिसक गया, कितने से n1 माइनस वन t1 डी बाई डी। स्लैब नीचे रखी तो पैटर्न नीचे खिसका, तो माइनस n2 माइनस वन t2 डी बाई डी। तो इस तरह से हम mth ऑर्डर मैक्सिमा की लोकेशन निकाल सकते हैं। हमें ओवरऑल शिफ्ट निकालनी है, तो ओवरऑल शिफ्ट हो गई n1 माइनस वन t1 डी बाई डी माइनस n2 माइनस वन t2 डी बाई डी। हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्रॉस निकालनी है, o को कितनी क्रॉस की, तो n1 माइनस वन t1 अपॉन लैम्डा, n2 माइनस वन t2 अपॉन लैम्डा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो जिसके लिए n माइनस वन टी की वैल्यू बड़ी होगी उधर की तरफ शिफ्ट होगी, ये हम बोल रहे हैं। तो एक बार वापस से स्टार्टिंग में आते हैं। तो व्हेन अ स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आर आई दे रखा है, व्हेन स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, slab of refractive index n and thickness t is introduced in the path of one of the two interference beams, the entire pattern shifts on the screen. किधर शिफ्ट हो रहा है, जिधर स्लैब इंसर्ट किए उधर शिफ्ट हो रहा है, गिवन कि स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटर मीडियम से ज्यादा है। द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस एट अ पॉइंट, ये हमने लिखा पहले था y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, अब ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस आ रहा है y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी माइनस n माइनस वन टी। द mth ऑर्डर मैक्सिमा इज गिवन बाय m लैम्डा डी बाई डी प्लस n माइनस वन टी डी बाई डी, ये अपने देख लिया था। फिर उसके बाद में शिफ्ट, ये वाला फॉर्मुला अपने देख लिया, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड अबव o, ये वाला फॉर्मुला भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये पूरा हो गया हमारा। If a slab of thickness T1 and refractive index N1 is placed in front of upper slit and N2 T2 in front of lower slit, तो डेल्टा L कितना होगा वो अपना आ रहा है। और if the surrounding medium is different from air,
तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें जो n लेना है वो सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में लेना है और लैम्डा भी सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में लेना है। बाय द वे हम एयर में मान रहे हैं, बट एयर की जगह वाटर दे रखा है, तो स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो जो क्वांटिटीज मीडियम डिपेंडेंट है उनको आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट में आएगा, लैम्डा भी आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट में आएगा। ये हम बात कर रहे हैं, मतलब मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि बाय द वे मान लीजिए ये पूरा जो यहां पे ये n स्लैब और मीडियम है nm और ये स्क्रीन है, तो हम कह रहे हैं कि जो अब mth ऑर्डर मैक्सिमा है तो y बराबर m लैम्डा डी बाई डी, तो m लैम्डा, लैम्डा किसके रिस्पेक्ट में, आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो लैम्डा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम m लैम्डा डी बाई डी, ये पहले था। अब कहां पे बनेगा, प्लस n माइनस वन टी डी बाई डी, तो n ऑफ स्लैब रिलेटिव टू आउटर मीडियम n माइनस वन टी डी बाई डी, यहां पर होगा mth ऑर्डर मैक्सिमम, सब कुछ आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट में आएगा। ऐसे शिफ्ट कितनी होगी, शिफ्ट कितनी होगी, n माइनस वन टी डी बाई डी, n सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में n माइनस वन टी डी बाई डी। नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी क्रॉस करेगी, n माइनस वन टी अपॉन लैम्डा, तो n ऑफ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू आउटर मीडियम n माइनस वन टी अपॉन लैम्डा, लैम्डा भी आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट में nm, इस तरह सब कुछ आउटर मीडियम के रिस्पेक्ट में आएगा जो जो मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। तो ये अपन ने डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए, तो ये इंटरफेरेंस वाला पूरा सेक्शन फिनिश हो गया। अब आते हैं डिफ्रैक्शन पे। गाइस, डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स व्हेन दे एनकाउंटर एन ओपनिंग और एन ऑब्स्टेकल। बेंडिंग ऑफ अ वेव व्हेन इट एनकाउंटर्स एन ऑब्स्टेकल और एन ओपनिंग। साउंड वेव आ रही है, अब पास में खिड़की है, तो खिड़की एक ओपनिंग हो गई, वहां से वो बेंड कर गई है। साउंड वेव आ रही है, सामने कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो एक ऑब्स्टेकल हो गई, वहां से साउंड वेव बेंड हो गई। तो वेव की बेंडिंग को जब वो किसी ऑब्स्टेकल या ओपनिंग को एनकाउंटर करती है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो इफेक्ट है वो वेव फिनोमेना से एक्सप्लेन होगा, हाइगन्स प्रिंसिपल से एक्सप्लेन होगा, और डिफ्रैक्शन फिनोमेना ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स के लिए होगा, चाहे साउंड है, चाहे लाइट है, चाहे कुछ और है। मतलब वेव अपने ज्योमेट्रिकल पाथ से डिविएट हो रही है, बेंड हो रही है, उसको अपन डिफ्रैक्शन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन इफेक्ट तभी अपने को विजिबल होगा, तभी अपने को परसीव होगा, ऑब्जर्व होगा, जबकि जो ओपनिंग या ऑब्स्टेकल की डायमेंशन है वो वेवलेंथ के ऑर्डर की है। यदि ओपनिंग या ऑब्स्टेकल की डायमेंशन वेवलेंथ से बहुत बड़ी है तो फिर हमें डिफ्रैक्शन ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। तो गाइस, साउंड की वेवलेंथ मीटर्स में होती है, और जो हमारी ओपनिंग्स होती हैं या ऑब्स्टेकल्स होते हैं वो भी हमारी मीटर्स सेंटीमीटर उसी ऑर्डर में होते हैं। तो इसलिए साउंड की बेंडिंग हम लोग इजीली फील कर जाते हैं। मैं इस समय रूम में बोल रहा हूं और पॉर्च में कोई खड़ा हुआ है तो वहां पे भी साउंड बेंड होकर जा रही है, क्योंकि जो गेट है, जो ऑब्स्टेकल है, उनकी ओपनिंग उसी डायमेंशन की है। बट यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लेजर सोर्स लगाया, एक लाइट सोर्स टॉर्च लगाई, तो लाइट बेंड होकर उधर पॉर्च में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ओपनिंग है वो माइक्रोमीटर से बहुत बड़ी है। लाइट की वेवलेंथ जो है माइक्रोमीटर के ऑर्डर की है, और जो डे टू डे लाइफ में ओपनिंग से ऑब्स्टेकल्स होती हैं उनकी डायमेंशन मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स उस ऑर्डर की होती है। इसलिए लाइट की बेंडिंग हम लोग इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, साउंड की बेंडिंग हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो देखिए, दिखाया हुआ है, जब ओपनिंग की डायमेंशन बड़ी है तो लाइट वेव स्ट्रेट जा रही है, बेंड नहीं हो रही है। बट जब ओपनिंग की डायमेंशन बहुत छोटी है तो लाइट वेव उधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ज्योमेट्रिकली प्रोहिबिटेड रीजन में भी लाइट वेव एंटर कर रही है। दिस इज डिफ्रैक्शन। कब होगा? जब इस ओपनिंग की डायमेंशन वेवलेंथ के ऑर्डर की होगी। तो यही हम लोगों ने लिख के दिया है, डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स that encounter an object. Diffraction is the bending or spreading of waves that encounters an object, a barrier or an opening in their path. Diffraction occurs for all types of waves. For diffraction to occur, the size of object must be of the order of wavelength of the incident waves. तो ये अपन ने पॉइंट अभी डिस्कस किया। When the wavelength of light is much smaller than the size of the object, diffraction is ordinarily not observed. The colors that you see when a CD is viewed is due to diffraction effects. CD को हम लोग जब देखते हैं ऐसे ऐसे करके, तो जो कलर्स दिख रहे हैं वो डिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से दिख रहे हैं। हमारे जो सिलेबस में है वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जिसको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या है, हमारे पास एक ओपनिंग है, एक स्लिट है, एक रेक्टेंगुलर स्लिट है, एक ओपनिंग है, उसके सामने स्क्रीन रखी हुई है। लाइट इस ओपनिंग से डिफ्रैक्ट होकर स्क्रीन पे पहुंच रही है और मैक्सिमा मिनिमा इंटरफेरेंस पैटर्न की तरह यहां पे पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न बोलते हैं। So when light passes through a narrow slit of width comparable to the wavelength of light, a series of alternating light dark bands appear on the screen placed in front of the slit. इसको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ऐसे देखिए, ये एक ओपनिंग है और यहां से लाइट बेंड होकर आगे पहुंच रही है, तो ये मैक्सिमम, यहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, फिर मिनिमम हो गई, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा। वाईडीएसी में सारे मैक्सिमास और मिनिमास की इंटेंसिटी सेम होती है, मिनिमास की इंटेंसिटी आपस में ऑलमोस्ट सेम होती है। बट यहां पर देख रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और बाकी जो मैक्सिमास है उनकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम है। ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस हो गया। ओके, जैसे पहले अपन समझ लेते हैं, ये मान लीजिए एक ओपनिंग है, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं, और यहां पे स्क्रीन है ना, ये सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन है। तो अब जैसे यहां से
जो वेव फ्रंट आ रहा है उससे अलग अलग डायरेक्शंस पे रेज जा रही है। तो मान लेते हैं किसी थीटा एंगल पे रेज आ रही है, ऐसे थीटा एंगल पे रेज आ रही है, तो हमने इस स्लिट को दो हाफ्स में डिवाइड कर लिया, टू आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर लिया। ये थीटा एंगल पे रेज आ रही है, इधर एक कन्वर्जिंग लेंस रखा हुआ होगा जो कि रेज को बेंड कर देगा और एक पॉइंट पे मीट करा देगा, ठीक है। तो ऐसे में ये थीटा एंगल पे रेज आ रही है, तो फर्स्ट और सेकंड वेव के बीच में देखें, ऐसे नॉर्मल डालेंगे तो जो पार्ट डिफरेंस है वो a/2 साइन थीटा हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो हम क्या करें, एक पॉइंट यहां पे ले जस्ट इधर और एक पॉइंट यहां पे ले, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 और 2 से जो रे आ रही है, इन दोनों रेस के बीच में पार्ट डिफरेंस a/2 साइन थीटा होगा। ऐसे मिडिल यहां पे जस्ट नीचे अपन थर्ड पॉइंट ले और इधर फोर्थ पॉइंट ले। रादर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा और अपन इसको बेटर वे में करते हैं। तो अपन इसको ऐसे करें, हम क्या करें, हमने स्लिट को टू हाफ में ब्रेक कर दिया, तो ये भी a/2 हो गई विड्थ और ये भी a/2 हो गई। अब यदि इधर कोई एक पॉइंट P लेंगे P1, तो a/2 गैप पे हमें इधर एक सिमेट्रिक पॉइंट P2 मिल जाएगा, P2 मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे में यहां से जो वेव आ रही है, यहां से जो वेव आ रही है थीटा एंगल पे, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस ये जो होगा ये a/2 साइन थीटा होगा। तो ऐसे अपर हाफ में कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो सिमेट्रिकली लोअर हाफ में भी a/2 गैप पे अपने को दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो यदि अपर हाफ को अपन n पॉइंट सोर्सेज में ब्रेक कर रहे हैं तो लोअर हाफ में भी n पॉइंट सोर्सेज मिल जाएंगे और इधर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सेकंड पॉइंट यहां पर होगा जिसके बीच में गैप a/2 होगा। तो ऐसे n सोर्सेज मिल रहे हैं अपने को, n ऊपर मिल रहे हैं, n नीचे मिल रहे हैं, तो ऐसे n पेयर्स मिल रहे हैं और हर पेयर के बीच में गैप कितना है a/2 और वहां से थीटा एंगल पे रेस जा रही है जिनको कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू आगे मीट करा रहे हैं, तो उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है a/2 साइन थीटा आ रहा है। किसी भी पेयर में जो कि a/2 के गैप पर है और रेस थीटा एंगल पे जा रही है, उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो a/2 साइन थीटा आ रहा है। अब यदि मिनिमा, तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के लिए a/2 साइन थीटा और फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा a/2 साइन थीटा बराबर λ/2, तो यहां से a साइन थीटा आ रहा है लैम्डा के बराबर, तो साइन थीटा आ रहा है λ/a के बराबर, तो साइन थीटा λ/a, ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की लोकेशन आ रही है। तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा पे जो पार्ट डिफरेंस है, अपर हाफ में कोई पॉइंट लिया और लोअर हाफ में सिमेट्रिक a/2 गैप पे पॉइंट लिया, उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो a/2 के बराबर आ रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की लोकेशन आ रही है। तो इंटेंसिटी फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ये जो है, यहां के लिए जो थीटा आ रहा है वो आ रहा है साइन थीटा बराबर λ/a, थीटा और साइन थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, तो थीटा बराबर λ/a, तो ये थीटा बराबर λ/a है, ये थीटा बराबर λ/a है। इसके बीच में जो पोर्शन कन्फाइंड है उसको अपन सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। तो यहां पे थीटा बराबर λ/a, यहां पे थीटा बराबर माइनस λ/a, तो बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ है वो हो जाएगी 2 λ/a और एंगुलर हाफ विड्थ बोले तो λ/a, है ना। एंगुलर विड्थ हो जाएगी 2 λ/a और एंगुलर हाफ विड्थ बोले तो λ/a के बराबर है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा को कैसे लोकेट करते हैं, ऐसे ही सेकंड ऑर्डर मिनिमा को, थर्ड ऑर्डर मिनिमा को इस तरह से लोकेट करते हैं अपन। तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, तो मिनिमास कहां बनेंगे, पहले मैक्सिमास, तो मैक्सिमा कहां बनेंगे, जहां पे साइन थीटा 2n-1 λ/2 के a साइन थीटा 2n-1 λ/2 के बराबर होगा, ये मैक्सिमा हो गया। a साइन थीटा बराबर 2n-1 λ/2, ये मैक्सिमा हो गया। ओके, साइन थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, तो थीटा बराबर 2n-1 λ/2a, ये nth ऑर्डर मैक्सिमा की लोकेशन है। और nth ऑर्डर मिनिमा के लिए a साइन थीटा बराबर n लैम्डा, nth ऑर्डर मिनिमा के लिए a साइन थीटा बराबर n लैम्डा, तो nth ऑर्डर मिनिमा हो गया n λ/a, थीटा स्मॉल है तो साइन इनवर्स n λ/a विच इज n λ/a, ये nth ऑर्डर मिनिमा की लोकेशन होगी। अब जो थीटा है, स्क्रीन यदि l गैप पर है और y पर देख रहे हैं तो थीटा को अप्रोक्सीमेटली अपन y/l लिख सकते हैं। स्क्रीन पे गैप y है और ये डिस्टेंस l है तो थीटा को y/l लिख सकते हैं। तो यहां पे थीटा को y/l लिख देंगे तो nth ऑर्डर मिनिमा की लोकेशन आ रही है n लैम्डा l/a स्क्रीन पे, ये लीनियर पोजीशन का फॉर्मूला है। और ऐसी मैक्सिमा के लिए देखें, और मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए थीटा की लोकेशन, मैक्सिमा के लिए y आ रहा है 2n-1 लैम्डा l/2, है ना। तो nth ऑर्डर मिनिमा के लिए आ रहा है साइन थीटा बराबर n λ/a और थीटा को y/l लिख देंगे तो nth ऑर्डर मिनिमा का y कोऑर्डिनेट आ रहा है n लैम्डा l/a। nth ऑर्डर मैक्सिमा 2n-1 λ/2a, यदि एंगुलर पोजीशन देख रहे हैं तो, और लीनियर पोजीशन देख रहे हैं तो 2n-1 लैम्डा l/2a, तो ये मिनिमा और मैक्सिमा की लोकेशंस है। एंगुलर विड्थ ये मैंने बताया था 2 λ/a के बराबर है हाफ, और यदि थीटा को y/l लिख देंगे तो लीनियर विड्थ हो जाएगी 2 λ l/a, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि लैम्डा और a जो है वो लैम्डा की कंपैरिजन वाला है तो ये हाफ विड्थ, ये जो विड्थ है ये सिग्निफिकेंट होगी, मतलब कि हमें लाइट बेंड होती हुई फील होगी। और यदि a बहुत बड़ा है लैम्डा से तो w0 को अप्रोच करेगा तो फिर बेंडिंग हमें फील नहीं होगी। So most of the diffracted light is distributed between थीटा बराबर माइनस λ/2 b2, थीटा बराबर λ/b। एक्चुअली b की जगह अपन a ले लें, अपने फ्रिंज विड्थ, अपने स्लिट के विड्थ को a लिया हुआ है तो λ/a।
द इंटेंसिटी द फर्स्ट मैक्सिमम आफ्टर द सेंट्रल वन इज ओनली 1/22 ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा से काफी कम होगी, हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमने नंबर में बताया आपको कि 1/22 टाइम्स होती है ऑलमोस्ट। तो डिफ्रैक्शन खत्म हुआ, अपन पोलराइजेशन की बात करते हैं। पोलराइजेशन में देखिए, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है, लाइट वेव ट्रैवल कर रही है, तो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, इसके नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वेव की प्रोपेगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल है ना। और ई क्रॉस बी जो है वो हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, ई क्रॉस बी वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है। तो ई और बी वेव प्रोपेगेशन के नॉर्मल है, मतलब ये मिडिल फिंगर यदि वेव प्रोपेगेशन है तो उस केस में सेकंड फिंगर और ये थंब ये हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन फिक्स है, ऑलराइट। तो द प्लेन कंटेनिंग और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन, तो वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों को मिला के जो प्लेन कैल बनता है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। लाइट वेव के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और प्रोपेगेशन की डायरेक्शन आ रही है, ये प्लेन हमारा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहलाता है। नाउ अनपोलराइज्ड लाइट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है, तो ऐसे में ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन भी कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। तो अनपोलराइज्ड लाइट में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कंटिन्यूअसली चेंजेस रैंडमली एंड रैपिडली। So the plane of vibration is what? The plane which contains direction of electric field and the direction of propagation. That keeps on changing randomly and rapidly. उसको हम लोग बोलते हैं unpolarized light. Next, linearly polarized light. Linearly polarized light में the plane of vibration remains fixed. Plane of vibration or plane of polarization remain fixed. That means electric field remains confined to a specific direction. It does not change with time. तो velocity इस तरफ है, तो electric field एक fixed direction में है, plane of vibration polarization fixed है. This is called linearly polarized light. तो पहले plane of vibration या plane of polarization क्या है, अनपोलराइज लाइट क्या है, एंड देन लीनियरली पोलराइज लाइट क्या है, ये अपने देख लिया। नेक्स्ट पोलराइजर। पोलराइजर हमारे पास एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक ट्रांसमिशन एक्सिस रहेगी। जब अनपोलराइज लाइट इससे पास करेगी तो ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल लाइट वेव पोलराइज हो जाएगी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा दूसरी तरफ ट्रांसमिटेड लाइट में वो ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो पोलराइजर से क्रॉस करके अनपोलराइज लाइट पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पोलराइज लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर रहेगा वो पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो ये हमने लिखा हुआ है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड अ पोलराइजर। When light passes through the polaroid, the transmitted light becomes linearly polarized with E vector parallel to the transmission axis. In an ideal polarizer, light with E perpendicular to the transmission axis is absorbed. Light को दो पार्ट में ब्रेक कर लो, तो जो ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है वो तो ट्रांसमिट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिशन एक्सिस के नॉर्मल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, इफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइज्ड पोलरॉइड, तो पहले अपन ये देख लेते हैं। एक्चुअली यदि पोलराइजर से अनपोलराइज्ड लाइट पास करेगी, पोलराइजर से अनपोलराइज्ड लाइट पास करेगी, तो ऐसे केस में ये हमारा पोलरॉइड है या पोलराइजर है, और ये जस्ट ये पोलरॉइड है या पोलराइजर है, और ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है। तो लाइट आ रही है, लाइट ऐसा आ रही है, और इसमें इसके पैरेलल भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पैरेलल भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके परपेंडिकुलर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो एक कंपोनेंट ट्रांसमिशन, एक कंपोनेंट प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, और एक दोनों परपेंडिकुलर, मतलब ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ब्रेक कर सकते हैं ऐसे प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ऐसे। तो जब ये लाइट ट्रांसमिट करेगी तो ऐसे केस में ट्रांसमिटेड लाइट में केवल यही कंपोनेंट रहेगा जो ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है, जो दूसरा कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट रहेगा, जो दूसरा कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, यही वाला रहेगा। तो यहां लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है अनपोलराइज लाइट की, तो पोलराइज लाइट की जो पोलराइजर से निकल के इंटेंसिटी होगी वो आई नॉट बाई 2 होगी। जब अनपोलराइज लाइट पोलरॉइड या पोलराइजर से पास होगी तो ऐसे केस में इंटेंसिटी आई नॉट से आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, ये हमें समझना है। नेक्स्ट लॉ ऑफ मैलिस देखते हैं, मैलिस लॉ। लीनियरली पोलराइज लाइट हम एक पोलरॉइड से पास करा रहे हैं जिसकी ट्रांसमिशन एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है, मतलब ये हमारा पोलरॉइड है, ये पोलरॉइड है, और जो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है वो ऐसे, जो लाइट यहां पर आ रही है उस लाइट लीनियरली पोलराइज लाइट जो आ रही है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है। तो ऐसे केस में जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, यदि यहां लीनियरली पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है तो यहां इंटेंसिटी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। दिस इज लॉ ऑफ मैलिस।
ट्रांसमिशन एक्सिस लीनियरली पोलराइज लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है, तो ऐसे में जो लीनियरली पोलराइज लाइट क्रॉस करेगी पोलरॉइड को, तो दूसरी तरफ ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगी. इफ लीनियरली पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलरॉइड विद द ई वेक्टर एट एन एंगल थीटा विद ट्रांसमिशन एक्सिस, लाइट इज पार्शियली ट्रांसमिटेड, द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज गिवन बाय आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट, the transmitted intensity is maximum when the transmission axes are parallel and zero. Okay, तो अब यहां पे देखिए ये पोलरॉइड है और ये एनालाइजर है. एनालाइजर जो पोलराइज्ड लाइट है उसको एनालाइज करने के लिए, तो इधर लाइट सोर्स है, अनपोलराइज्ड लाइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों कंपोनेंट्स हैं, ऊपर नीचे वाला भी है और अंदर वाला भी है. जब पोलरॉइड से क्रॉस की तो लीनियरली पोलराइज्ड होगी लाइट, ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल लीनियर पोलराइज्ड होगी. यदि एनालाइजर विच इज अगेन अ पोलरॉइड, यदि एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, यानी कि इस पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस और एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऐसे केस में इधर तो आई नॉट आ रही थी इंटेंसिटी, इधर आई नॉट बाई 2 हो गई और इधर भी आई नॉट बाई 2 ही रहेगी, क्योंकि ये एनालाइजर की एक्सिस और पोलरॉइड की एक्सिस सेम डायरेक्शन है. और यही यदि एनालाइजर की एक्सिस 90 डिग्री पर है, तो ऐसे केस में मैलस लॉ से यहाँ इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, इधर 0 इंटेंसिटी, यहाँ आई नॉट बाई 2 है, यहाँ आई नॉट है तो इधर 0 हो जाएगी. यदि एनालाइजर को अपन रोटेट करेंगे तो पहले पैरेलल थी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम 90 डिग्री पे 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम. तो एक कंप्लीट रोटेशन में इंटेंसिटी 2 बार मैक्सिमम होगी और 2 बार 0 होगी, है ना. तो ये 2 बार मैक्सिमम होगी, 2 बार 0 होगी, तो कंप्लीट रोटेशन में हमें कितनी एनर्जी मिलेगी वो अभी अपन आगे देख लेंगे. तो अपन देख रहे हैं कि एनालाइजर और पोलराइजर की एक्सिस पैरेलल है, तो उस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट की अपने दूसरी तरफ मिलेगी, और एनालाइजर की एक्सिस पोलरॉइड की एक्सिस से 90 डिग्री पर है, तो फिर जो ट्रांसमिटेड नो लाइट, उधर से लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी, एनर्जी 0 मिलेगी अपने को. नेक्स्ट आ जाए. When unpolarized light is incident on an ideal polarizing sheet, the intensity of the polarized light transmitted to the sheet is half of the incident intensity, no matter what the orientation of the sheet. अपने पहले देख लिया था, unpolarized light polaroid में से क्रॉस करेगी तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, 50% हो जाएगी. Plain polarized light is passed through a polaroid. On viewing through the polarized polaroid, we find when the polaroid is given one complete rotation, तो पहले मैक्सिमम है 0, मैक्सिमम 0, तो 2 बार मैक्सिमम होगी और 2 बार 0 होगी. Then the intensity of light is twice maximum, twice 0. Plain polarized light is passed through a polaroid. On viewing through the polarizer, we find when the polaroid is given one complete rotation about the direction of the light, then the intensity of light is twice maximum and twice 0. Next, when a polaroid is rotated between two crossed polaroids, the intensity of transmitted light is maximum when rotating polaroid is at theta angle in between the two polaroids. The maximum transmitted intensity is pi by 4. When a polaroid या पोलराइजर या पोलरॉइड कुछ भी बोल दे, तो व्हेन अ पोलराइजर इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलरॉइड्स, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज मैक्सिमम व्हेन रोटेटिंग पोलराइजर इज एट पाई बाय 4 एंगल, maximum when rotating polaroid is at pi by 4 angle in between the two polaroids, the maximum transmitted intensity is I naught by 4. क्या कहना चाह रहे हैं देखो अपन, जैसे ये हमारे पास एक पोलरॉइड है और ये दूसरा पोलरॉइड है, इनकी एक्सिस बिटवीन टू क्रॉस पोलरॉइड्स, तो इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो ऐसे है और इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है, ये क्रॉस्ड है. अब यहां से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, ओके, और इधर से 0 लाइट जाएगी, बट बीच में हम लोगों ने एक और पोलरॉइड रखा है, बीच में एक और पोलरॉइड रखा है, और इसकी जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस फर्स्ट पोलरॉइड से थीटा एंगल पर है. तो यहां से इंटेंसिटी आई नॉट आ रही है, तो इधर से जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और उससे एंगल जो होगा इसका, इस वाली ट्रांसमिशन एक्सिस से 90 माइनस, इस वाली ट्रांसमिशन एक्सिस से थीटा एंगल है, तो इस वाली ट्रांसमिशन एक्सिस से 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 परपेंडिकुलर है. तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां जो इंटेंसिटी जा रही है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और इससे 90 माइनस थीटा एंगल पे ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, तो इनटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, ये हमारी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी होगी इस तरफ. अब ये हो गया हमारा आई नॉट cos square theta sin square theta, which is I naught by 4 cos square theta sin 2 sin square theta, that is sin 2 theta का square. ओके, अब ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब sin 2 theta 1 होगा, यानी 2 theta 90 डिग्री, यानी कि थीटा पाई बाय 4. तो ये जो बीच वाला पोलराइजर है, ये फर्स्ट और सेकंड से इक्वल इंक्लाइंड हो, यानी कि 45 डिग्री पर हो, तब इंटेंसिटी मैक्सिमम ट्रांसमिट हो रही है, और कितनी ट्रांसमिट हो रही है, आई नॉट बाय 4 ट्रांसमिट हो रही है. यदि फर्स्ट पोलरॉइड से इंटेंसिटी आई नॉट मिल रही है, तो यहां से जो मिलेगी वो आई नॉट बाय 4 मिलेगी, है ना. तो ये हम याद रखेंगे कि टू क्रॉस पोलरॉइड्स के बीच में एक पोलराइजर रखा हुआ है, तो उसको यदि 45 डिग्री पर रखेंगे, दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस से 45 डिग्री पर है, तो ऐसे में लाइट ट्रांसमिटेड मैक्सिमम इंटेंसिटी की होगी कितनी, आई नॉट बाय 4 होगी. तो ये अपन ने देख लिया. गाइस यहां पर अपन एक और चीज देख लें जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम आएगी. जैसे अपन ये हमारा पोलरॉइड है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस, ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है,
सपोज थीटा एंगल पे। अब इस पोलरॉइड को हम कंटिन्यूसली रोटेट करा रहे हैं, हम इस पोलरॉइड को कंटिन्यूसली रोटेट करा रहे हैं ओमेगा एंगुलर स्पीड से। यहां आई नॉट इंटेंसिटी की लीनियरली पोलराइज लाइट आ रही है, यहां आई नॉट इंटेंसिटी की लीनियरली पोलराइज लाइट आ रही है, ओके, लीनियरली पोलराइज लाइट आ रही है आई नॉट इंटेंसिटी की, फिर रोटेट करा रहे हैं। तो यहां से एक कंप्लीट साइकिल में कितनी एनर्जी पास होगी, गिवन कि पोलरॉइड का जो ट्रांसमिशन एक्सिस जो एरिया है वो कैपिटल ए है, जो ट्रांसमिशन एक्सिस का एरिया है वो कैपिटल ए है, तो कितनी एनर्जी पास होगी, है ना। तो जब थीटा एंगल पे ट्रांसमिशन एक्सिस है तो एनर्जी होगी, इंटेंसिटी होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो एनर्जी टोटल ट्रांसमिट होगी इसका एवरेज लेना होगा अपने को, ये एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड इनटू एरिया इनटू कैपिटल टी। एक कंप्लीट रोटेशन में एवरेज इंटेंसिटी कितनी ट्रांसमिट हो रही है, तो किसी थीटा एंगल पे थीटा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए अपने को एवरेज लेना पड़ेगा। तो किसी गिवन थीटा पे इंटेंसिटी जो ट्रांसमिट होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगी, पर यूनिट एरिया, ये एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर सेकंड हो जाएगा, और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड इन कैपिटल टी टाइम। अब गाइस ये थीटा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज हाफ हो जाएगा, तो दिस इज आई नॉट बाय 2 इनटू एरिया इनटू कैपिटल टी। So this is amount of energy transmitted through the Polaroid having area capital A of the transmission axis, है ना। तो इतनी एनर्जी टाइम कैपिटल टी में ट्रांसमिट होगी, ये हम इसको यूज में लेंगे आगे क्वेश्चंस में। तो इसको अपन लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड, इसको थ्योरी का ही पार्ट बना लेना है, ट्रांसमिटेड इन कैपिटल टी टाइम वन रोटेशन। उसके लिए हम लोगों ने लिखा है आई नॉट बाई 2 इंटू एरिया इंटू कैपिटल टी। तो ये अपन ने देख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। दोस्तों किसी इंटरफेस पे लाइट इंसिडेंट कर रही है तो पार्टली रिफ्लेक्ट होती है, पार्टली ट्रांसमिटेड होती है। रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो सकती है, पार्शियली पोलराइज्ड हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रही है। बट ट्रांसमिटेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज नहीं होगी। रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली या कंप्लीटली पोलराइज हो सकती है, बट ट्रांसमिटेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज नहीं होगी। तो यहां हमारे पास एक लॉ है विच इज ब्रिस्टर्स लॉ। ब्रिस्टर्स लॉ कहता है कि व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर that reflected ray and refracted ray are mutually perpendicular, then reflected light is completely polarized. इस इंटरफेस पे लाइट इंसिडेंट कर रही है और यदि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ऐसे केस में रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी। तो वो एंगल हमें चाहिए जिसको ब्रिस्टर्स एंगल बोलते हैं, और जो पोलराइजेशन होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के नॉर्मल होगा। देखिए ये जो लाइट इंसिडेंट कर रही है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर कॉम्पोनेंट भी है और ये वाला कॉम्पोनेंट भी है, तो ये अनपोलराइज लाइट है। अब जब ये 90 डिग्री एंगल है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ऐसे में रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के नॉर्मल है, ये वाला कंपोनेंट वैनिश हो गया है, तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड रह रहा है, ये वाला कंपोनेंट हट गया है। ट्रांसमिटेड लाइट में दोनों कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ये अनपोलराइज, ये पोलराइज नहीं है ना। तो ऐसा कब होगा जब एंगल इस तरह से होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कि रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो 1 इंटू साइन थीटा पी बराबर n इंटू साइन, देखिए ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा पी, तो ये कॉस थीटा पी हो गया, तो टैन थीटा पी बराबर n, तो थीटा पी इज टैन इनवर्स n। तो एयर से जब n मीडियम में जा रही है और टैन इनवर्स n पे इंसिडेंट कर रही है तो ऐसे केस में रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होगी। दिस इज ब्रिस्टर्स लॉ, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, है ना, पोलराइजेशन एंगल या ब्रिस्टर्स एंगल, पोलराइजेशन एंगल या ब्रिस्टर्स एंगल, एंड थीटा पी इज टैन इनवर्स n। बट ये कब है, जब एयर से मीडियम में जा रही है ना। यदि मीडियम से एयर में जाएगी तो अभी अपन देखते हैं, और द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट, इन रिफ्लेक्टेड लाइट, ये अपन ने देख लिया गाइस। यदि इन केस, देखिए अपन ने अभी देखा ये लाइट है और ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, और जो लाइट रे आ रही है वो इस तरह से आ रही है, ये थीटा पी है, ये रिफ्लेक्टेड रे है थीटा पी पे, और ये रिफ्रैक्टेड रे है, और हम कह रहे हैं ये 90 डिग्री है, तो ऐसे केस में हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज मिलेगी, और पोलराइजेशन की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेन ऑफ इंसिडेंस के नॉर्मल होगी, ऐसे होगी, है ना। और यहाँ पे ये दोनों रहेगा, ये अपन ने देख लिया, यहाँ पे दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स रहेंगे। तो एयर से मीडियम में जा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो अपन ने देखा tan थीटा p बराबर n। अब यदि फ्रॉम मीडियम टू एयर जा रहे हैं तो फिर पोलराइजेशन एंगल कितना हो जाएगा, पोलराइजेशन एंगल हो जाएगा, ये थीटा p है तो ये 90 माइनस थीटा p, इस केस में पोलराइजेशन एंगल 90 माइनस थीटा p होगा, ठीक है। और इधर मतलब tan थीटा p डैश की वैल्यू कितनी होगी, n इंटू साइन ऑफ थीटा p डैश इज 1 इंटू साइन ऑफ
90 माइनस थीटा पी डैश। यदि इधर से थीटा पी डैश एंगल पे डालें, है ना, तो tan थीटा पी डैश इज इक्वल टू 1/n। तो गाइस एयर से ग्लास में जा रहे हैं तो ब्रिस्टल्स एंगल है tan इनवर्स n, और मीडियम से एयर में जा रहे हैं तो ब्रिस्टल्स एंगल है tan इनवर्स 1/n। एयर से मीडियम में जाते वक्त यदि ब्रिस्टल्स एंगल को थीटा बोल रहे हो तो मीडियम से एयर में जाते वक्त ब्रिस्टल्स एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एयर से मीडियम में जाते वक्त ब्रिस्टल्स एंगल tan इनवर्स n है, तो मीडियम से एयर में जाते वक्त ब्रिस्टल्स एंगल tan इनवर्स 1/n होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या होती है? लाइट जब गैस के थ्रू मूव कर रही है तो पार्टिकल्स लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में री एमिट कर रहे हैं, दैट इज स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग एक्चुअली 1/λ⁴ के प्रोपोर्शनलिटी में होती है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, 1/λ⁴। तो जितना छोटा वेवलेंथ होता है स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होती है। तो जब लाइट की स्कैटरिंग होती है तो उसमें भी पार्शियल पोलराइजेशन हो जाता है। ये हम बोल रहे हैं व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज स्कैटर्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स द स्कैटर्ड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। तो स्कैटरिंग होने पे लाइट का पार्शियल पोलराइजेशन हो जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। पोलरॉइड्स एंड यूज, पोलरॉइड्स को कहां पे यूज में लेते हैं? पोलरॉइड्स आर यूज टू कंट्रोल इंटेंसिटी, सनग्लासेस में यूज में ले रहे हैं, विंडो पैन्स में यूज में ले रहे हैं। पोलरॉइड्स आर आल्सो यूज इन फोटोग्राफिक कैमराज एंड 3D मूवी कैमराज। जहां पे भी लाइट की ट्रांसमिशन हो रहा है तो वहां पे अपन लाइट की ब्राइटनेस को कम करने के लिए या किसी और पर्पस के लिए अपन पोलरॉइड्स को काम में लेते हैं। तो पोलरॉइड्स मेनली सनग्लासेस में, कैमराज में, यहां पे काम में ले रहे हैं। नाउ लास्ट पार्ट, डॉपलर इफेक्ट। दोस्तों डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो जितनी फ्रीक्वेंसी की वेव सोर्स एमिट करता है, जो ऑब्जर्वर है वो उससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करता है, दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। द चेंज इन अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। लाइट के केस में, अच्छा, यदि रिलेटिवली क्लोज आते हैं, यदि रिलेटिव मोशन टुवर्ड्स हो रहा है, क्लोजिंग सेपरेशन कम हो रहा है, तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और सेपरेशन बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अवे जा रहे हैं रिलेटिवली तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लाइट के केस में एक्चुअली इंडिविजुअल मोशन अपने को नहीं लेना होगा, लाइट के केस में रिलेटिव मोशन लेना होगा। तो ऑब्जर्वर के केस, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सोर्स क्लोज आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सोर्स क्लोज आ रहा है, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है और सोर्स रिलेटिवली क्लोज आ रहा है, तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, दिस इज रेफर्ड टू एज ब्लू शिफ्ट। वेव फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ कम हो रही है तो दिस इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। और सोर्स अवे जा रहा है ऑब्जर्वर से, फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। और यहां एक्चुअली इंडिविजुअल मोशन नहीं देखना है, हमने को रिलेटिव मोशन देखना है ना। तो व्हेन स्पीड इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड छोटी है, तो ऐसे केस में डेल्टा न्यू बाय न्यू इज न्यू अपॉन सी एंड डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज न्यू अपॉन सी। देखिए ये जो v है ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो यहां जो साइन आएगा वो माइनस साइन आएगा। यदि अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी, और रिसीड कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों का वेरिएशन ऑपोजिट होगा बट फॉर्मुला सेम होगा, डेल्टा न्यू बाय न्यू वी बाई सी, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा वी बाई सी। तो ये फॉर्मुला हमें डायरेक्टली काम में लेना है। मैंने रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट आपको समझाया। व्हेन द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज एंड वेवलेंथ विल इंक्रीज, दिस इज टर्म्ड एज रेड शिफ्ट। व्हेन वेव्स वन रिसीव्ड फ्रॉम अ सोर्स moving towards observer, when waves are received from source moving towards observer, frequency increase and wavelength decreases, frequency increase हो रही है, wavelength decrease हो रही है, this is referred to as blue shift।